नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग आज दूसरी क्लास में आ चुके हैं। आज अपनी जियोग्राफी की सेकेंड क्लास है, ठीक है। और अपना जो बैच चल रहा था फाउंडेशन बैच, जिसका नाम था अजिता जीएस फाउंडेशन बैच, जिसमें आज हमारी क्लास नंबर 2 है। यानी कि जो पहली क्लास चल रही थी उसी का पार्ट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि अपना जो बैच था, बैच का नाम जो है अजिता जीएस फाउंडेशन बैच है। इसमें आपको जितना भी कंटेंट मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और पूरा कोर्स आप लोगों को कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगर हम, क्योंकि टाइम टेबल की बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि सुबह करंट अफेयर की जो क्लास होती है वो अनवर सर लेकर के आते हैं सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में। बात करते हैं स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके आपके जो त्रिवेदी सर हैं वो लेकर के आते हैं सुबह 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, ठीक है। वो भी लाइव चलती है क्लास आपकी। फिर तीसरी क्लास आपकी आती है पॉलिटी की, जो पॉलिटी आपको अनवर सर करवा रहे होते हैं 9:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक के बीच में। फिर मेरी क्लास आती है शाम को, क्योंकि बीच में आपको गैप भी चाहिए होता है। तो जियोग्राफी की जो आपकी क्लास होती है, जो कि अभी चल रही है, वो मेरे द्वारा ही करवाई जाती है आप लोगों को। वो 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक, यानी कि आपकी एक क्लास एवरेज जो टाइमिंग रहती है, उसकी जो टाइमिंग एवरेज रहती है वो 1 घंटे से 1.5 घंटे की रहती है। बायोलॉजी की क्लासेस, जैसा कि मैंने बताया था, बायोलॉजी की क्लासेस में थोड़ा डिले हो सकता है, बट जल्दी ही आपकी क्लासेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। वो भी कितना टाइम रहेगा, तो 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक आपकी बायोलॉजी की क्लासेस रहने वाली है। बात करते हैं अपना जो चैप्टर चल रहा था, तो कल अपना चैप्टर जो चल रहा था वो था भूगोल का परिचय और ब्रह्मांड, ठीक है। तो हमने कल ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था, यानी कि यूनिवर्स क्या होता है, ये सभी चीजें कल हम अपनी क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, सोलर सिस्टम को पढ़ रहे थे और सोलर सिस्टम को जो वहां पर छोड़ा था उससे आगे की चीजों को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये हमारा है टेलीग्राम। यहाँ पर आप लोग इसको क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे, और स्कैन करके आपको यहाँ पर क्या होगा, हमारे जितने भी नोट्स वगैरह हैं वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। इसको ध्यान से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाद में आप लोग ये मत बोलना कि सर पीडीएफ हमको मिल नहीं रही है, कहाँ से हम पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लास नोट्स की जो पीडीएफ होती है वो इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी और दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, मंथली मैगजीन वगैरह, जैसा कि हमने अपनी अनाउंसमेंट वीडियो में बताया था कि मंथली मैगजीन वगैरह, ठीक है। और करंट अफेयर की क्लास, जो करंट अफेयर्स की जो मैगजीन होती है, ठीक है। और जीएस की जो बुकलेट होगी, ठीक है, मंथली। ये तीनों चीजें आपको क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और साथ में जो अपनी जो क्लासेस चल रही हैं रेगुलर, चाहे वो अरवल सर की हो, त्रिवेदी सर की हो, चाहे मेरी क्लासेस हो, उन सभी की पीडीएफ जो नोट्स होंगे वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। चैनल का नाम है अनुभव कैरियर एकेडमी, ओके। तो बात करते हैं अब हम अपने क्लास की। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लासेस को हम कंटिन्यू कर रहे थे, वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है। और वर्ल्ड जियोग्राफी में भी हमने क्या कल पढ़ा था, तो हमने कल पढ़ा था यूनिवर्स। हमने कल क्या पढ़ा था, यूनिवर्स पढ़ा था। इसके साथ में हमने क्या बोला था कि सोलर सिस्टम भी हम लोगों को पढ़ना है। तो सोलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो सोलर सिस्टम में काफी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा डीप में जाकर के पूछ ली जाती हैं, और वहां पर फैक्चुअल डाटा होता है, तो आप लोगों को याद करने में भी दिक्कत होती है। तो आज की क्लास में आपको वो दिक्कत खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो वर्ल्ड जियोग्राफी में क्या था, यूनिवर्स पढ़ लिया था हमने, आज पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो देखिए यहाँ पर, तो जो अपना सोलर सिस्टम होता है, यानी कि सौर मंडल होता है। सौर मंडल में आपको पता है हर चीज देखने को मिलती है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ प्लैनेट्स की बात करते हैं तो सन एट द सेंटर। बात करते हैं अगर सूरज की, यानी कि अपना जो सूर्य होता है, जैसा कि हम आपको यहाँ पर बताएं, अपना यहाँ पर क्या है, एक सूर्य मान लेते हैं, ये सूर्य है अपना, ठीक है। इसको क्या बोल दिया, सन, यानी कि सूर्य, ठीक है। अब सूर्य क्या होता है, पहले तो हमने कल की क्लास में आप लोगों को बताया कि बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं, वो बोलते हैं कि भैया जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा होता है कौन लगाता है, सूर्य लगाता है। बट कापरनिकल साहब आते हैं, वो बोलते हैं नहीं, पृथ्वी जो है और जो अन्य जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे होते हैं ऐसे करके, ठीक है, इस टाइप से। तो ये चीजें आपको कल ही बता दी थी। अब यहाँ पर क्या है, सूर्य एट द सेंटर, यानी कि सूर्य क्या है, मैंने बताया कि सूर्य क्या है, एक सेंटर में है। उसके बाद में अपना बुध ग्रह आ जाता है, बुध के बाद आता है शुक्र ग्रह, उसके बाद पृथ्वी इधर आ जाती है, फिर यहाँ पर मंगल ग्रह आ जाता है। इस टाइप से चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं कहाँ पर, तो सूर्य कहाँ पर है, तो अपने सेंटर में ही है ना। तो
वही यहाँ पर नोट्स में दे रखा है कि सूर्य क्या है एट द सेंटर, यानी कि जो सन है वो कहाँ है, सेंटर में है। दूसरी चीज आती है सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह होते हैं। आप लोगों को सभी को पता होगा कि सूर्य क्या है, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे ग्रह होते हैं उनकी संख्या 8 है, यानी कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या पूछी जाए तो वो 8 होती है, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। बात करते हैं 5 बोने ग्रह होते हैं जिनको हम ड्राफ्ट प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट प्लेनेट, यानी कि 5 बोने ग्रह होते हैं। बोने ग्रह क्या होते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा एक पहले अपना हुआ करता था जिसका नाम था प्लूटो, ठीक है, प्लूटो। तो एक प्लूटो अपना ग्रह हुआ करता था जो कि 9वां ग्रह हुआ करता था अपना। लेकिन आज के टाइम पर अगर हम बात करते हैं जो प्लूटो ग्रह है वो प्लूटो ग्रह ग्रह नहीं रह गया है, वो क्या हो गया है, एक बोना ग्रह। इसको किस श्रेणी में डाला गया है, बोना ग्रह, ठीक है, इसको बोना ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। दूसरा बात करते यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या है, सौर मंडल का 99% द्रव्यमान में क्या है, सूर्य में ही समाहित है। यानी कि यहाँ पर हमने अभी बताया था आप लोगों को, यानी कि ये सूर्य जो है, सूर्य का द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि वो बाकी जो प्लेनेट्स हैं, एस्ट्रोराइड्स हैं और जो उल्का पिंड वगैरह हैं उन सभी से क्या है 99% है। आते हैं आगे। अब आगे की बात करते हैं। मैंने कल बताया था कि जो सौर मंडल में क्या है, यानी कि सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम में क्या होता है, 2 तरीके के पिंड पाए जाते हैं। पिंड का मतलब है वस्तु है, ठीक है, वस्तुओं से क्या मतलब है, एक तरीके की चीजें क्या होती हैं, एक होता है द्विप्त। कल ही मैंने ये अपनी क्लास में बताया था, आज रिवीजन के तौर पर चला। एक होता है द्विप्त, एक होता है अद्विप्त, ठीक है। द्विप्त का क्या मतलब होता है, द्विप्त का मतलब होता है जो चीजें अपनी रोशनी से चमक जाएं, ठीक है, जिनके पास खुद की क्या होती है, प्रकाश होता है खुद का, प्रकाश के साथ में ही क्या होती है, उष्मा वगैरह भी होती है। तो प्रकाश हो, उष्मा हो, अपनी खुद की हो। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आपने जुगनू देखा होगा, तो जुगनू क्या होता है, उसके पास खुद की लाइट होती है, वो खुद की लाइट में क्या करता है, सर्वाइव करता है। तो वो क्या है, एक द्विप्त हो जाएगा। और बात करते हैं अगर अद्विप्त की, तो अद्विप्त क्या होते हैं, जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती, खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, एक होता है आकाशीय पिंड जिसमें कैलेस्टियल बॉडी होती है, जिनमें होता है ल्यूमिनियस तारे, यानी कि ल्यूमिनियस तारे का मतलब होता है द्विप्त तारे, जिसका स्वयं का प्रकाश हो। जैसे कि तारे जितने भी हो जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, द्विप्त में आते हैं। बात करते हैं नॉन ल्यूमिनियस ग्रह, नॉन ल्यूमिनियस ग्रह की बात करते हैं, यानी कि अद्विप्त जो पिंड होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यानी कि जो खुद को चमकाने के लिए, जैसे कि चंद्रमा है, वो खुद को चमकाने के लिए सूर्य की मदद लेता है, उसके पास खुद की कोई रोशनी नहीं होती है। यहाँ पर आप लोग और देख पाएंगे एग्जाम्पल में, जैसे कि ग्रह हो गए, ठीक है। ग्रह के बाद बात करते हैं उपग्रह की, उल्का पिंड हो गए, धूमकेतु हो गए, और अपना चंद्रमा हो गया। चंद्रमा एकमात्र उपग्रह है पृथ्वी का, प्राकृतिक वो भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें हो जाती हैं, यहाँ पर इरेज कर दें ताकि आप लोगों को वहां पर कोई दिक्कत देखने को ना मिले नोट्स में, ठीक है। बस आप लोगों को ध्यान से फोकस के साथ में यहाँ पर समझते हुए चीजों को चलना है। बाकी आपके कोई डाउट रह जाएंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसके बारे में मैं अगली क्लास में जरूर चर्चा करूंगा। और ये मेरा पीपीटी लाने का मकसद क्या था आप लोगों को बता दूं मैं, कल मैंने जब अपनी क्लास ली है तो मैंने वहां पर देखा कि अगर मैं हैंड से रिटर्न करके आप लोगों को आपको चीजें पढ़ा रहा हूँ तो वहां पर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। मतलब जो डेढ़ घंटे में क्लास होनी थी वो 3 घंटे की जा रही है, यानी कि इसके 2 पार्ट्स नहीं होने चाहिए थे, लेकिन 2 पार्ट्स हो रहे हैं, मेरी मजबूरी थी, ठीक है। बाकी कुछ बच्चों ने बोला कि सर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने कहा चलो ठीक है लिख कर लाएंगे पीपीटी पर, ताकि आप लोग आराम से क्या है नोट्स बना सकें अपने। तो यहाँ पर ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आकाशीय पिंड क्या होता है, द्विप्त होते हैं, अद्विप्त होते हैं, जिनका प्रकाश है वो द्विप्त, जिनका प्रकाश नहीं है वो अद्विप्त होते हैं, ठीक है। नो सर इको चालू कर दें, इको, ठीक है। अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान, आने की आकाशीय, ठीक है। तो आकाशीय पिंडों से संबंधित विज्ञान क्या होती है, एस्ट्रोनॉमी होती है, यानी कि खगोल विज्ञान कहलाता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, यानी कि आकाशीय पिंडों से संबंधित जो विज्ञान होता है, यानी कि जिनमें अध्ययन किया जाता है उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, यानी कि हिंदी में खगोल विज्ञान के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं एस्टेरॉइड, यानी कि ये चीजें हमने कल पढ़ाई थी आपको, एस्टेरॉइड क्या होते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो चट्टानी पिंड होते हैं उनको हम एस्टेरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बोलते हैं किसको, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले। जैसे कि यहाँ पर बताएं आपको, ये सूर्य के चारों तरफ ये चीजें घूम रही है, मैं आपको फिगर के साथ बताऊंगा। यहाँ पर देखो,
यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर क्या किया, एक इस टाइप से सूर्य बना दिया है, ठीक है। ये अपना सन है, क्या है, सूर्य। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर एक इस टाइप से पट्टी ये गई। हो सकता है आपको राइटिंग में थोड़ा दिक्कत हो जाए, बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कंसेप्ट में, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। तो जैसा कि अभी हमने बताया था 8 प्लेनेट होते हैं, तो सूर्य के चक्कर लगाने वाले 8 प्लेनेट हैं। तो यहाँ पर देखिए एक प्लेनेट कौन सा हो गया अपना, अ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये एक प्लेनेट यहाँ पर ये हो गया, जिसका क्या नाम होगा, इसको बोलते हैं हम बुध ग्रह। क्या बोलते हैं, बुध ग्रह, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह। यहाँ पर तीसरे नंबर पर आती है अपनी पृथ्वी, ठीक है, जो कि यहाँ पर है पृथ्वी। चौथे नंबर पर आता है अपना मंगल, क्या आता है, मंगल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जगह ज्यादा छोड़ी है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, इस टाइप से क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह घूमते रहते हैं यहाँ पर, जिनको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, धूल कण होते हैं, गैसेस होती हैं, चट्टानी पिंड होते हैं, जो कि बहुत छोटे होते हैं, जिनको ना हम ग्रह की श्रेणी में रख सकते हैं, और ना ही उनको हम क्या कर सकते हैं, बोने ग्रह की श्रेणी में रख सकते हैं। यहाँ पर ही क्या होते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना कौन सा एक प्लेनेट होता है, इसको बोलते हैं बृहस्पति, बृहस्पति। यहाँ पर कौन सा होता है, शनि, शनि होता है। यहाँ पर होता है अरुण, और यहाँ पर होता है वरुण, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सूर्य होता है, सूर्य के बाद में नंबर 1 पर कौन आता है, तो बुध ग्रह आता है। नंबर 2 पर कौन सा आता है, तो अपना शुक्र ग्रह आता है। नंबर 3 पर क्या आता है, पृथ्वी। नंबर 4 पर मंगल। और यहाँ पर मंगल के और बृहस्पति के बीच में क्या होती है, अपनी एस्टेरॉइड बेल्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं, क्या, एस्टेरॉइड बेल्ट। तो ठीक है, याद रखना कि जो ये बेल्ट टाइप की आपको दिख रही है, यहाँ पर जो चट्टानी पिंड देखने को मिलते हैं, उनको बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। उसके बाद में आप अपना कौन सा ग्रह आता है, प्लेनेट आता है, बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, अरुण आता है, और उसके बाद में वरुण आता है। इन सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से इन चीजों को देखते हुए चलना है। फिर से यहाँ पर आते हैं, तो मैंने बताया एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले चट्टानी पिंड। तो यहाँ पर हमने जो बताया है, ये जो चट्टानी पिंड होते हैं ये, ठीक है, यहाँ पर क्या है ये, ठीक है, ये जो जितने भी अपने क्या है चट्टानी पिंड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो यही चट्टानी पिंड जो होते हैं वो क्या है, क्या इनको बोलते हैं हम, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, यानी कि एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर आता है एक मेटेरोइड, मेटेरोइड यानी कि उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या होता है, ये भी क्षुद्र ग्रह ही होते हैं। उल्का पिंड भी क्या है, क्षुद्र ग्रह है। इनके बारे में कल आपको डिटेल में बताया था, आज सिर्फ आपका क्विक रिवीजन चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रह्मांड के मानचित्र यानी कि तारामंडल के बारे में, ठीक है। 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं तारामंडल की। तो तारामंडल क्या होता है, तारामंडल की अगर हम क्या करें, डिफिनीशन की बात करते हैं, तो तारामंडल क्या होता है, इसको इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। तारामंडल क्या होता है, तारों का समूह, तारों के एक समूह को क्या बोलते हैं, हम तारामंडल बोलते हैं। बात करते हैं अभी तक तारामंडल कितने हैं, तो 88 देखने को मिलते हैं। कितने तारामंडल कितने हैं अपने पास, तो अपने पास जो तारामंडल है वो कितने हैं, 88। कितने हैं, 88। याद रखिएगा कि तारामंडल की संख्या कितनी है, तो 88। अब बात करते हैं हम सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो तारामंडल है उसका नाम क्या है, हाइड्रा। आपको सभी चीजें नोट्स में देखने को मिल जाएंगी, बस आप लोगों को ध्यान से पढ़ते रहना है। तो सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, तो वो हाइड्रा है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा। और तारामंडल होता क्या है, तो तारों के समूह को हम तारामंडल बोलते हैं, यानी कि एक जगह पर बहुत सारे क्या होंगे, तारे होंगे, तो उसको हम तारामंडल बोलते हैं। बात करते हैं अपने ध्रुव तारा। अब ध्रुव तारा क्या होता है, कल मैंने उसके बारे में बताया था, आज नोट्स में देख लेते हैं। तो ध्रुव तारा इसको बोलते हैं पोलरिस, यानी कि पोलर स्टार के नाम से इसको जानते हैं। इसका नाम क्या होता है, पोलर स्टार, पोलर स्टार, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसको, इसको क्या करा जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में पता होगा। अपने पास कितनी डायरेक्शन होती है, 4 डायरेक्शन होती है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर नॉर्थ हो गया, यहाँ पर साउथ हो गया। तो हमें क्या है, जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है इसका पता लगाने के लिए क्या करना पड़ता है,
हम ध्रुव तारा का मतलब मदद लेते थे पुराने टाइम पर। आज के टाइम पर तो कंपास वगैरह हर चीज है हमारे पास। उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम लोग क्या करें चीजों को मतलब ज्ञात कर सकते थे। तो उस टाइम पर क्या था, ध्रुव तारा को ढूंढा जाता था, और जहां पर ध्रुव तारा होता था वहीं पर मान लिया जाता था कि वो नॉर्थ डायरेक्शन है, यानी कि उत्तर की दिशा है। तो यही लिखा है कि ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा का मार्गदर्शक होता है। यह उत्तरी ध्रुव पर स्थित होता है। उत्तरी ध्रुव मैंने बताया ना कि उत्तर की दिशा में होता है, तो उत्तरी ध्रुव ध्रुव पर हो गया। अब बात करते हैं प्राचीन समय में इसका जो प्रयोग था दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता था, दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद आता है एक स्टार जिसको हम बोलते हैं साइरस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डॉग स्टार। ठीक है, जो डॉग स्टार होता है, डॉग स्टार यानी कि साइरस, सबसे चमकीला तारा है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो साइरस है। सबसे चमकीला तारा साइरस होता है। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि साइरस क्या होता है, सबसे चमकीला तारा होता है। इसके बाद बात करते हैं ब्रह्मांड के प्रमुख तारामंडल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, हम बात कर काहे की कर रहे थे कि तारामंडल, तो तारामंडल हमने अभी बताया कि तारामंडल जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण 88 होते तारामंडल, उनमें से जो बहुत ज्यादा प्रमुख होते हैं उनके बारे में अभी बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर वो एक आता है अपना हंटर यानी कि शिकारी तारामंडल। हंटर या शिकारी तारामंडल, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ओरियन स्टार बोलते हैं। लिख लेना कहीं पर एक साइड में नोट्स में अपने, इसको क्या बोला जाता है कि ओरियन, इसको हम बोलते हैं ओरियन, ओरियन स्टार। ठीक है, ओरियन स्टार बोलते हैं। अब देखो बात करते हैं अपने जब शिकारी तारामंडल यानी कि ओरियन स्टार के बारे में, तो यह सर्दियों में स्पष्ट दिखाई देता है। क्या लिखा हुआ है कि यह सर्दियों में क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है हम लोगों को। ठीक है, बात हो गई एक। दूसरी क्या है, इसके बीच में 3 तारे एक सीधी रेखा में होते हैं जिन्हें ओरियन बेल्ट कहते हैं। बस आप लोगों को पढ़ लेना है, अभी मैं समझा दूंगा क्या है। इसके बीच में 3 तारे एक सीधी रेखा में होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, ओरियन बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, ओरियन बेल्ट बोल दिया। सीरियस यानी कि डॉग स्टार, जो कि अभी मैंने बताया था साइरस होता है, सीरियस लिख गया है, तो ओरियन बेल्ट के सीध में होता है। ये भी आपको अभी दिखाएंगे फिगर के टाइप में। ओरियन नक्षत्र का सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है, क्या होता है, रिगेल होता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्या है, रिगेल है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, आपको दिखाते हैं। देखिए ये क्या है, हाँ, तो ये अपना क्या है, एक इसको बोलते हैं ओरियन तारा है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है, ये क्या है, अपना ओरियन स्टार है। ठीक है, ओरियन स्टार। ओरियन स्टार क्या है, ये अपना ओरियन स्टार है। अब बात करते हैं ओरियन स्टार में, मैंने अभी एक चीज बताई थी कि यहाँ पर एक बेल्ट होती है। इस बेल्ट को क्या बोलते हैं, ओरियन बेल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरियन बेल्ट। ओरियन बेल्ट, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तारामंडल में क्या होते हैं, 3 तारे एक सीध में लगे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ओरियन बेल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे फिगर में, यहाँ पर देख लीजिए। मैंने बोला कि साइरस होता है क्या, जो ओरियन बेल्ट होती है, ओरियन बेल्ट। यहाँ पर देखो 3 तारे हैं, एक तारा, 2 तारा, 3 तारा, यानी कि ये देखने में शिकारी की तरह लग रहा है ना। देखिए इस टाइप से ये शिकारी की तरह लग रहा होगा आप लोगों को, कि यहाँ पर एक शिकारी है, उसके हाथ में धनुष बाण है, ऐसा आप लोगों को देखने को लग रहा होगा। ये जो बेल्ट होती है यहाँ पर कमर में क्या होगा, 3 यहाँ पर क्या है, कमर की साइड में इसके क्या होते हैं, 3 तरीके के तारे होते हैं जिनको ओरियन बेल्ट बोलते हैं। और जैसा कि नोट्स में अभी हमने बताया था कि ओरियन बेल्ट के जस्ट सामने क्या होता है, साइरस स्टार होता है, जिसको डॉग स्टार बोलते हैं, जो कि सबसे चमकीला तारा है। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि साइरस जो है क्या है, सबसे चमकीला तारा है। सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा साइरस होता है। ठीक है, बात करते हैं आगे की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा तारामंडल आता है अपना सप्तऋषि, जिसको हम बोलते हैं सप्तऋषि, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ग्रेट ग्रेट बियर यानी कि उर्सा मेजर। सप्तऋषि को बोला जाता है उर्सा मेजर, या इसको बोलते हैं हम ग्रेट बियर के नाम से जानते हैं। आपको देखने को लग रहा होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, एक तारा यहाँ पर है, ये किए, ये किए, ये किए है, ये किए, यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है अपना ध्रुव तारा, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ध्रुव तारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अपना ध्रुव तारा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये तारे होते हैं। मैंने बोला सप्तऋषि, सप्तऋषि का मतलब क्या होता है, 7 ऋषि। ठीक है, सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषि।
ठीक है। अब 7 ऋषि यानी कि 7 तारे हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर गिनिएगा आप, एक तारा ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। ठीक है, 7 तारे हो गए ना देखने को, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, सप्तऋषि बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा इरेज कर देते हैं ताकि दोबारा आपको समझाने में प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर देखिए, अब जब सप्तऋषि, तो यहाँ पर आपको देखने को लग रहा होगा ना कि ये क्या है, एक मुंह है, किसका है, भालू का मुंह है। और यहाँ पर ये क्या है, इसकी पीठ है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम ग्रेट बियर के नाम से जानते हैं, उस उर्सा मेजर के नाम से जानते हैं। 7 मुख्य तारे होने के कारण सप्तऋषि कहा जाता है। ठीक है, पहली बात, 7 मुख्य तारे होने के कारण सप्तऋषि कहा जाता है। सेकेंड चीज क्या होती है, इसकी ऊपरी तारे के ठीक सामने क्या होता है, ध्रुव तारा होता है। देखिए, ध्रुव तारा को ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यानी कि जो इनका जो मुख्य तारा होता है, तारा ये यहाँ पर जो 2 तारे आपको देखने को मिल रहे हैं, इसके जस्ट सामने क्या है, अपना ध्रुव तारा आपको देखने को मिल रहा है। तो ध्रुव तारा कहाँ होता है, तो जो इसके ऊपरी तारे के ठीक सामने ध्रुव तारा होता है। किसके सामने, जो सप्तऋषि के सामने। तीसरी चीज आती है, एक आता है लघु सप्तऋषि। ठीक है, लघु सप्तऋषि यानी कि इसको बोलते हैं लिटिल बियर, यानी कि उर्सा माइनर। इसमें कोई अंतर हो, इसमें अंतर कोई नहीं होता है, बस जो अपना सप्तऋषि यानी कि जो ग्रेट बियर होता है उसका उल्टा बना हुआ होता है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसकी जो पूंछ जा रही है ऊपर की साइड जा रही है, मतलब इस साइड जा रही है, यानी कि लेफ्ट साइड जा रही है। और इसकी जो पूंछ जा रही है वो किस तरह जा रही है, राइट साइड में जा रही है, यानी कि बस उल्टा बना होता है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, इसके सामने क्या होता है, एक ध्रुव तारा होता है, और जो अपना लघु सप्तऋषि होता है इसके भी क्या होगा, पूंछ की साइड में क्या होता है, ध्रुव तारा होता है, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा फिगर के अंदर। आगे भी देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये है क्या, अपना उर्सा मेजर है, यानी कि ये आप लोगों को देखने को मिला होगा पोलिस, यानी कि ये क्या है, अपना ध्रुव तारा, इनको बोलते हैं पोलर स्टार। पोलर स्टार, तो पोलर स्टार जो है आपको देखने को मिल रहा है कहाँ पर, जो अपना जो उर्सा मेजर है, मेजर में मैंने बोला कि आगे की साइड से यहाँ पर 2 तारे होते हैं, स्टार्टिंग साइड में, वहां के सामने जस्ट होता है। तो पोलियस हो गया, यानी कि ध्रुव तारा हो गया। तो आप लोगों को याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्रुव तारा उर्सा मेजर के मतलब किस साइड से सामने होता है, तो आगे से सामने होता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप, चलो ठीक है, यहाँ पर फिगर नहीं है। दूसरा अपनी बात करते हैं यहाँ पर, चौथा जो आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है केसियोपिया। केसियोपिया क्या होता है, केसियोपिया एक तारामंडल है जिसका आकार कैसा होता है, डब्लू की तरह होता है। आप लोग देख पा रहे होंगे डब्लू की तरह यहाँ पर क्या होता है, इसका आकार होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डब्लू या एम आकृति का होता है। इसको डब्लू भी पढ़ सकते हैं, अगर कोई ऊपर से पढ़ेगा तो इसको एम पढ़ेगा, इसलिए इसको डब्लू या एम तारा बोला जाता है। ठीक है, डब्लू या एम की आकृति का होता है कौन, केसियोपिया होता है। ठीक है, बात करते हैं आगे की। देखिए यहाँ पर ये जो केसियोपिया है अपना, क्या होता है, इसको देखिए यहाँ पर, पेन का कलर चेंज करते हैं थोड़ा। आप लोग देख पा रहे होंगे ये कैसा लग रहा है आपको, बिल्कुल डब्लू की तरह। यहाँ से देखिए डब्लू इस टाइप से है ना, यानी कि डब्लू की तरह लग रहे हैं। अगर इधर हम ऊपर से देखते हैं तो ये कैसा लग रहा है, एम की साइड, ऐसा एम की तरह लग रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, केसियोपिया बोलते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए आप लोग, क्या है, ये कौन सा है, तो केसियोपिया है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा है, केसियोपिया। केसियोपिया, ठीक है, केसियोपिया होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं अपने सूर्य के बारे में। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं अपने सूर्य यानी कि सन के बारे में, जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज अब आती है अपने इस पूरे चैप्टर में। तो सन क्या होता है, सूर्य क्या होता है, ये एक क्या है, तारा है। क्या है, तारा, यानी कि इसको हम स्टार बोलते हैं। स्टार यानी कि तारा, सूर्य ही क्या है, एक तारा है। बात करते हैं हमारा सौर मंडल का एकमात्र तारा और सौर मंडल का ऊर्जा ग्रह। मैंने कल आपको शायद बताया भी था कि जो सूर्य होता है, सूर्य जब बना, मैंने बताया था कि जब सूर्य बना है तो कैसे बना है, इसके अंदर संलयन होता है 4 हाइड्रोजन के अणु मिलकर के क्या करते हैं, एक हीलियम का अणु बना देते हैं। इससे क्या होती है, ऊर्जा का निर्माण होता है। भाई लिखा है हमारे सौर मंडल का एकमात्र तारा भी है और सौर मंडल का ऊर्जा ग्रह है, यानी कि पावर हाउस इसको बोल सकते हैं या एनर्जी हाउस बोल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी हाउस। तो एनर्जी हाउस ऑफ सोलर सिस्टम क्या है, तो वो अपना सन होता है। देखिए चंद्रमा है, वो भी किसकी रोशनी से चमकता है, तो सूर्य की रोशनी से चमकता है।
पृथ्वी में भी जो रोशनी आती है वो सूर्य की रोशनी आती है, बाकी प्लैनेट्स में भी जो रोशनी जाती है वो सूर्य की रोशनी जाती है। यानी कि एकमात्र क्या है, सूर्य ही ऐसा तारा है जिसका क्या है, ऊर्जा कहाँ कहाँ है, पूरे सौरमंडल में फैली हुई है, इसीलिए इसको ऊर्जा ग्रह बोलते हैं। बात करते हैं, यह हमारा निकटतम तारा है, यानी कि जो सूर्य है वो हमारे सबसे करीब है। सूर्य हमारे सबसे करीब तारा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे सबसे करीब तारा कौन सा है, तो वो सूर्य ही आता है, ठीक है। सेकेंड तारे की बात करते हैं तो वो आता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। बात करते हैं, सूर्य की आयु 15 अरब वर्ष है, जिसमें कि 5 वर्ष जी चुका है, 5 वर्ष नहीं है, 5 अरब वर्ष है। कितना है? 5 अरब वर्ष। देखो, ऐसा नहीं है कि सूर्य लगातार चलता रहेगा, उसकी भी एक टाइम पीरियड होती है। जैसे कि इंसान जब जन्म लेता है तो उसको भी पता होता है कि 60 साल पर, 80 साल पर जाकर के उसका अंत हो जाना है। उसी तरीके से अपना सूर्य है, उसकी भी जो आयु है, उसकी जो समय सीमा है वो 15 अरब साल है, ठीक है। 15 अरब साल है तो उसमें से 5 अरब साल तो वो जी चुका है, यानी कि जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तब से अभी सिर्फ 5 अरब वर्ष हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग जल्दी निपट जाएंगे, अभी बहुत टाइम है 15 अरब वर्ष होने में, ठीक है। बात करते हैं सूर्य में क्या होता है, 73% क्या है, हाइड्रोजन है, 25% हीलियम है, और शेष अन्य धातुएं भी मानी जाती हैं यहाँ पर। देखो हाइड्रो, जैसा कि यह सूर्य है, अपना पूरा फिगर नहीं आ पाया है, तो ये जो अपना सन है, सन में क्या होता है, 73% हाइड्रोजन होती है। कितनी? 73%। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, 73% हाइड्रोजन, ठीक है, 73% हाइड्रोजन हो गई। उसी के साथ में 23 से 25% क्या होता है यहाँ पर, 25% क्या होता है यहाँ पर, हीलियम। क्योंकि मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है कि सूर्य में ज्यादा कोई ईंधन होता नहीं, ईंधन के रूप में क्या होता है, सिर्फ हाइड्रोजन गैस होती है और हीलियम गैस होती है, ठीक है। बात करते हैं पृथ्वी से दूरी। तो जो अपनी पृथ्वी है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर ये है अपना सूर्य, ठीक है, ये है अपना सन, और ये मान लेते हैं पृथ्वी है अपनी, ठीक है यार। अब आप लोग ये मत बोलना कि सर सूरज को तो आपने फुटबॉल की तरह बना दिया और उसको गेंद बना दिया है। तो इतना ही अंतर होता है अपने मतलब अर्थ में और सूर्य में, यानी कि सूर्य इतना बड़ा है कि अर्थ इतना उसके सामने इतना बड़ा लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनके बीच की ये दूरी कितनी है, ठीक है, इनके दूरी की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर, तो मैंने क्या लिखा है, पृथ्वी से दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। लाइट की स्पीड से लाइट पृथ्वी तक क्या होती है, 8 मिनट 20 सेकेंड में आ जाती है। देखिए यहाँ से कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। अब यहाँ से देखो, अब सूर्य का जो यहाँ से प्रकाश निकल रहा है इस टाइप से, अब ये सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लेता है, तो आपको सभी को पता होगा, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है, जीएस में शुरू से पढ़ाया जाता है कि यहाँ पर कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। कब लगते हैं, जब ये किसकी, लाइट की स्पीड से, लाइट की स्पीड यानी कि अपने पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली कोई चीज है तो वो लाइट है, यानी कि प्रकाश होता है, ठीक है। प्रकाश से तेज आज तक कोई चल नहीं पाया, इसीलिए मानते हैं कि जो प्रकाश की, जो लाइट की स्पीड होती है उसकी स्पीड से चलेंगे तब क्या होती है, लाइट हमारे पास 8 मिनट में आ पाती है। यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर की जो दूरी है, वो डिस्टेंस जो है उसको तय करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सतह का जो तापमान होता है 5800 के या 5600 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि जो सूर्य है, सूर्य का जो सतह होती है, यानी कि यहाँ पर देखिए जो सूर्य की ऊपरी जो परत होती है ये, ठीक है, इसका अगर टेम्परेचर की बात करते हैं कितना है, 5800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टेम्परेचर ऑफ कोर जो होता है 15.7 मिलियन केल्विन होता है, ठीक है। तो ये सेंटर क्या है, यानी कि सूर्य को अगर हम यहाँ से काट देते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर जाकर के इसका जो सेंटर आता है, तो सेंटर में जो उसके गर्मी भरी हुई है तो वो कितनी है, 15.7 मिलियन केल्विन तक के बराबर होती है। सूर्य आकाश गंगा के चारों ओर 2500 किलोमीटर की गति से चक्कर लगा रहा है। अब देखो आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि देखो, जैसा कि सभी को पता है, सूर्य जो है अपना, सूर्य ये मान लेते हैं, यहाँ पर मैं बना देता हूँ डब्बे में, देखो यहाँ पर क्या है, ये सूर्य है, ये क्या है अपना सन। सभी को पता है कि जो सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा कौन लगा रहा है, ग्रह लगा रहे हैं।
लेकिन शायद ही आपको पता हो कि जो सूर्य है वो भी एक जगह पर है नहीं। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि सूर्य को शुरू में पढ़ाया जाता था कि जो सूर्य होता है वो अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन ऐसा नहीं, सूर्य अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। सूर्य क्या करता है, अपनी आकाश गंगा के चक्कर लगाता है। जैसा कि कल मैंने बताया था कि आकाश गंगा जो होती है अपनी, ठीक है, मान लेते हैं ये आकाश गंगा है, ये सूर्य है। तो सूर्य क्या करता है, आकाश गंगा का जो ये सेंटर होता है, सेंटर को क्या बोलते हैं, कल बताया था मैंने, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सेंटर को क्या बोलते हैं। सेंटर को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बल्ज। ठीक है, एक और चीज बताइए कि बल्ज, सबसे ज्यादा ब्लैक होल कहाँ पाए जाते हैं, तो बल्ज में पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ का होता है, तो बल्ज का होता है। तो बल्ज में क्या है, सूर्य क्या है, बल्ज के चक्कर लगा रहा होता है, यानी कि आकाश गंगा के चक्कर लगा रहा होता है। याद रखिएगा, यही फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूर्य आकाश गंगाओं के चारों ओर क्या है, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की चक्कर लगाता है। अब यहाँ पर जो आपको पता है कि ये सूर्य जो है यहाँ पर इसके चक्कर लगा रहे हैं, किसके, अपनी जो मंदाकिनी है यानी कि मिल्की वे। स्पीड क्या रहती है इसकी चक्कर लगाने की, तो 250 किलोमीटर प्रति घंटा, वो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो जो सूर्य चक्कर लगा रहा है अपनी मंदाकिनी का, अपनी मिल्की वे का, तो वो किस किस स्पीड से लगा रहा है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से लगा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अब, सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं परिक्रमा पूरा करने में। ठीक है, अब देखो ये सूर्य है, अभी मैंने बताया कि जब सूर्य क्या करता है, यानी कि जो सन होता है, सन, तो सन क्या करता है, आकाश गंगा यानी कि जो मिल्की वे होता है, मिल्की वे, मिल्की वे, मिल्की वे के क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो कितने टाइम में लगाता है, 250 की तो स्पीड से लगाता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन इसको टाइम कितना लगता है, एक चक्कर पूरा करने में इसको कितना टाइम लगता है, वो कितना टाइम लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितना, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। 25 करोड़ वर्ष में सूर्य एक चक्कर लगा पाता है। जैसे कि तुम्हें पता होगा, पृथ्वी जो एक चक्कर लगाती है सूर्य का, कितने दिनों में लगाती है, 365 दिनों में। 365 से थोड़ा ज्यादा होता है, बताएंगे अभी। तो ऐसे ही सूर्य जब चक्कर लगाता है, किसके लगाता है, आकाश गंगा के लगाता है, मिल्की वे के लगाता है। तो कब लगा, कितने टाइम में लगाता है, 25 करोड़ साल में लगाता है। ठीक है, परिक्रमा पूरा करता है। और जब एक सूर्य एक पूरा चक्कर मतलब कंप्लीट कर लेता है, तो सूर्य के द्वारा एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में आकाश गंगा का 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक कोस्मिक बोलते हैं। यहाँ पर मैं कहीं पर लिखे दे रहा हूँ, सूर्य के द्वारा एक चक्कर पूरा करने को कॉस्मिक 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 ईयर क्या बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। तो पूछा जा सकता है कि कॉस्मिक ईयर क्या होता है, सूर्य के, तो आप लोग बता दीजिएगा कि सूर्य के द्वारा आकाश गंगा का एक पूरा चक्कर लगाने को हम बोलते हैं कॉस्मिक ईयर, यानी कि 25 करोड़ साल बाद एक कॉस्मिक ईयर आता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम, ब्रह्मांडीय यात्रा। ठीक है, ब्रह्मांडीय यात्रा यानी कि कॉस्मिक ईयर, भाई मैंने यहाँ पर लिख रखा है, सूर्य केवल स्थिर नहीं है, मैंने अभी बताया कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, वो भी चक्कर लगा रहा है, किसके लगा रहा है, तो आकाश गंगा के। तो बल्कि वह अपनी आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। उसकी जो गति रहती है, वो गति होती है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की। और इसको पूरा टाइम जो लगता है वो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं एक परिक्रमा पूरा करने में। उसी एक परिक्रमा मतलब एक पूरा राउंड लगाने के लिए ही उसको क्या बोला जाता है, एक कॉस्मिक ईयर बोला जाता है। ठीक है, जैसा कि आपके सामने ही लिखा हुआ है चीजों को, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सूर्य के केंद्र के बारे में। ठीक है, सूर्य का केंद्र। अब देखो हर चीज को अगर हम पढ़ने को बैठते हैं तो क्या होता है, उसको हम तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं। ऐसे ही सूर्य है, सूर्य का हम क्या करते हैं, एक हिस्सा काट लेते हैं, इस तरीके से हम बताएं आपको। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये अपना सूर्य है। ठीक है, मान लेते हैं ये अपना क्या है, सूर्य है। अब सूर्य को क्या करते हैं हम,
इसको इस तरीके से बांट देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, सूर्य को इस तरीके से बांट देते हैं हम लोग, ठीक है। ये सूर्य है, ये सूर्य है ना अपना सन। इसको क्या करते हैं, इतना इसका टुकड़ा हमने क्या किया, एक जैसे बर्फी काटते हैं ना अपने घर में, तो उस तरीके से इसका एक टुकड़ा काट देते हैं। पिज्जा खाया होगा ना, पिज्जा तो ऐसा ही होता है ना, एक गोल चक्कर होता है जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से मैंने क्या किया, एक पार्ट यहाँ पर निकाल लिया। अब इस पार्ट को निकाल लेते हैं, ठीक है। इस पार्ट को, इसको, ये नहीं मिटेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे ही ऐसे बढ़ा देंगे हम, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे ले जा करके ऐसे रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या किया हमने, एक हिस्सा इसका ऐसे बना दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कोर, इसको बोलते हैं क्या, कोर। हिंदी में लिखते हैं तो करोड़ बोलते हैं इसको। यहाँ पर एक पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं रेडिएटिव जोन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन। क्या बोलते हैं, रेडिएटिव जोन। ये जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सूर्य को अगर हम आंतरिक रूप से बांटते हैं तो सूर्य को आंतरिक रूप से बांटने के लिए क्या होता है, उसको 3 पार्ट में बांटते हैं। अंदर का जो बिल्कुल भाग होता है उसको करोड़ बोलते हैं। सेकेंड नंबर पर जो अपनी आती है प्लेट उसको बोलते हैं रेडिएटिव जोन। और थर्ड नंबर पर जो आता है उसको बोलते हैं कन्वेक्टिव जोन, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो अपना कोर होता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर अगर कहीं का होता है तो वो कहाँ का होता है, कोर का होता है। याद रखिएगा, सबसे अधिक टेम्परेचर कहाँ का है, सबसे अधिक टेम्परेचर क्या है, यहाँ का सबसे अधिक टेम्परेचर है, टेम्परेचर है कहाँ का, सबसे अधिक टेम्परेचर है तो वो कोर का सबसे अधिक टेम्परेचर है। नंबर सेकेंड नंबर आता है रेडिएटिव जोन। तो रेडिएटिव जोन की बात करते हैं तो रेडिएटिव जोन में क्या होता है, यहाँ पर रेज होती है, यानी कि यहाँ पर अल्फा रेज आ जाएगी, अल्फा रेज हो जाएगी, गामा आ जाएगी। अल्फा हो गया, गामा हो गया, फोटोन आ जाता है, फोटोन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें आती हैं हमने बता दिया आपको, अल्फा, गामा, ठीक है, और फोटोन, याद रखिएगा। तो जो अपना कोर, करोड़ वाला जो पार्ट होता है, करोड़ वाले पार्ट में क्या होता है, सबसे अधिक टेम्परेचर होता है। सेकेंड नंबर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन में क्या होता है, अल्फा होता है, गामा होता है, फोटोन होता है, ठीक है। बात करते हैं अपने कन्वेक्टिव जोन की। तो कन्वेक्टिव जोन में क्या होता है, हाइड्रोजन की, काहे की, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की सेल्स होती हैं, हाइड्रोजन की सेल्स होती हैं, हाइड्रोजन की सेल्स होती हैं। किस टाइप से होती हैं, देखिए यहाँ पर इस टाइप से सेल्स होती हैं, ठीक है, इस टाइप से सेल्स होती हैं, ठीक है, इस टाइप से सेल्स होती हैं, ठीक है। देखो जो सेल्स होती हैं ये हाइड्रोजन की सेल्स हैं, किसकी हैं, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की जो सेल्स होती हैं नीचे की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ क्या होती है, मोटी होती हैं। और जब बाहर आती रहती है तो यहाँ तक आते आते क्या होती है, पतली हो जाती हैं। यहाँ पर मोटी यानी कि बड़ी होती है, यहाँ पर छोटी होती है, याद रखिएगा। कहाँ पर, कन्वेक्टिव जोन में। तो आंख बंदी कीजिए और मेमोराइज कीजिए कि सबसे अंदर का पार्ट जो होता है वो कोर होता है। सेकेंड नंबर का जो पार्ट होता है उसको रेडिएटिव जोन बोलते हैं, जहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा और फोटोन वगैरह पाए जाते हैं। और नंबर थर्ड की बात करते हैं तो आता है कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन की सेल्स होती हैं जो कि नीचे की तरफ बड़ी और ऊपर की तरफ छोटी होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने लिख भी रखा है चीजों को ताकि आप लोगों को आसानी हो सके, ठीक है। देखिए अब जो सूर्य का केंद्र होता है, यानी कि यहाँ पर एक होता है कोर, जैसा कि मैंने बताया, ये जो अंदर का सेंटर का पार्ट होता है, ये ब्लैक ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो अंदर का पार्ट होता है, इसको इसको क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, क्रो, ठीक है, इसको कोर बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड नंबर की जो यहाँ पर प्लेट आती है इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड नंबर की मैंने अभी बताया था रेडिएटिव जोन। क्या बोलते हैं, रेडिएटिव, रेडिएटिव जोन, ठीक है। नंबर ये थर्ड जो आती है, थर्ड को हमने क्या बताया था, कन्वेक्टिव। क्या बोलो, कन कन्वेक्टिव, कन्वेक्टिव
जोन। ठीक है, याद रखिएगा इन सभी चीजों को, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो कोर होता है, रेडिएटिव जोन होता है, और यहाँ पर कन्वेक्टिव जोन होता है। कोर क्या है? कोर यानी कि केंद्र, सबसे आंतरिक भाग होता है। जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य को अगर हम काट देते हैं पिज्जा के साइज में, तो सबसे अंदर का जो भाग निकल कर आएगा, जो सेंटर का भाग होगा, उसको कोर बोलते हैं। और वहां क्या होता है, आंतरिक भाग है, और यहाँ का तापमान सबसे अधिक होता है, 15.7 केल्विन होता है, मिलियन केल्विन तक होता है। बात करते हैं रेडिएटिव जोन की। तो रेडिएटिव जोन यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विकिरण क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा जो होती है फोटोन के रूप में बाहर की ओर संचरित होती है। अब देखो कभी कभी ऐसा होगा ना कि अब सूर्य में क्या होता है, ऊर्जा बन रही होती है, यानी कि वहां पर क्या है, टेम्परेचर हाई होगा। तो यहाँ की जो ऊर्जा बन रही है यहाँ पर, वो ऊर्जा कभी ना कभी तो बाहर की ओर निकलेगी ना। तो यहाँ से जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो नंबर सेकंड पर आती है रेडिएटिव जोन में। अब रेडिएटिव जोन में क्या हमने बताया, अल्फा होता है, गामा होता है, फोटोन होता है। ये सभी जो किरणें होती है, वो क्या करती है, इसकी जो ऊर्जा होती है उसको बाहर ले जाने का काम करती है। तो यहाँ पर वही लिखा है, ऊर्जा जो होती है फोटोन के रूप में बाहर की ओर संचरित करती है, यानी बाहर की ओर निकलती है। नंबर थर्ड पर आता है कन्वेक्टिव जोन, यानी कि संवहन क्षेत्र बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, संवहन क्षेत्र, किसको, कन्वेक्टिव जोन को। तो यहाँ गर्म गैस ऊपर उठती है और ठंडी गैस नीचे आती है, जिससे कि ऊर्जा का संवहन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर कोर के बारे में ज्यादा चीजें हम जान लेते हैं। कोर क्या होता है, सबसे आंतरिक भाग है, यहाँ का जो तापमान होता है 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह भोग प्लाज्मा अवस्था में रहता है। ठीक है, यह भाग है यहाँ पर। ठीक है, यह भाग प्लाज्मा अवस्था में रहता है। अब बताइए प्लाज्मा अवस्था क्या होती है। आप लोगों ने अवस्थाएं तो पढ़ी होगी, 3 पढ़ी होगी आपने अवस्थाएं, लेकिन आज के टाइम पर 5 होती है। 3 कौन कौन सी आपने पढ़ी होगी? एक तो पढ़ा होगा सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। नंबर 4 पर जो आती है उसका नाम होता है प्लाज्मा अवस्था। जो प्लाज्मा अवस्था होती है, आप लोगों ने फेविकोल वगैरह देखा होगा, वो कैसा होता है, गाढ़ा गाढ़ा होता है, ना ही ज्यादा पतला होता है और ना ही ज्यादा गाढ़ा होता है, बीच का जो होता है उसी को प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। लिक्विड वगैरह जो आपको बताया ना, जो फेविक्विक जो आप निकालते होंगे, तो फेविक्विक में ही क्या होता है, हाँ भाई फेविक्विक जो फेविकोल होता है। ठीक है, फेविकोल की जो अवस्था होती है वो प्लाज्मा अवस्था होती है, आप लोगों ने देखा होगा। बात करते हैं, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर के हीलियम बनाते हैं। ये तो चीज कल ही बताई थी और आज भी बताई है मैंने कि 4 परमाणु हाइड्रोजन के, किसके, 4 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर के क्या बना देते हैं, एक हीलियम का परमाणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, नाभिकीय 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 संलयन, नाभिकीय संलयन बोलते हैं इसको। ठीक है, नाभिकीय संलयन के बोलते हैं। न्यूक्लियर फिजन, इंग्लिश में न्यूक्लियर फिजन और हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय संलयन। बात करते हैं, इसी प्रक्रिया में अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो सूर्य को प्रकाश और गर्मी प्रदान करती है। अब देखो सूर्य के पास ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ऊर्जा आ जाएगी, तो ऊर्जा बनती कैसे, इसी प्रक्रिया से बनती है, यानी कि न्यूक्लियर फिजन से ही बनती है। बात करते हैं, यहाँ ऊर्जा पहले रेडिएटिव जोन से होकर के कन्वेक्टिव जोन के माध्यम से बाहर निकलती है और अंततः प्रकाश मंडल से प्रदर्शित होती है। प्रकाश मंडल भी आगे बढ़ेंगे। कोर का तापमान अत्यधिक होने के कारण यह सूर्य के कुल द्रव्यमान का लगभग 25% क्षेत्र घेरता है, परंतु कुल आयतन का केवल लगभग 2% ही होता है। ये जो चीजें लिखी है उनके बारे में आगे देखते हैं अभी। अब यहाँ पर देखिए, ये है विकिरण मंडल, यानी कि हमने बताया था रेडिएटिव जोन। यहाँ पर फोटोन होते हैं, एक्सरे होते हैं, गामा रेज यात्रा करती है, जिससे केंद्र क्या होता है कि यहाँ पर जूम कर देते हैं थोड़ा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, ज्यादा हो यहाँ पे भाई, हाँ? यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। तो विकिरण मंडल यानी कि यहाँ पर फोटोन जो होते हैं एक्सरे गामा रेज यात्रा करती है, जैसे कि केंद्र में क्या होती है, ऊर्जा का जो ऊर्जा बनती है वो संचरित होती है आगे की तरफ। रेडिएटिव जोन की विशेषता क्या होती है, ऊर्जा का मुख्य घटक वाहन कौन होता है, फोटोन होता है। ठीक है, फोटोन होती है, गामा रेज वगैरह होती है, एक्सरे गामा रेज और फोटोन, ये तीनों क्या होती है, मतलब वहन करती है। ठीक है, आगे क्या करती है, वहन करती है किसका, ऊर्जा का।
यही तापमान बहुत अधिक होता है, यहाँ तापमान बहुत अधिक होता है, यह क्षेत्र ऊर्जा को बाहर की ओर ले जाता है। मैंने बताया कि रेडिएटिव जोन में ऊर्जा जाती है सेकंड नंबर पर, उसके बाद बाहर निकल जाती है। फिर बात करते हैं यहाँ पर संवहनी मंडल, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन के क्या होते हैं, सेल होते हैं, पाए जाते हैं, जो कि अंदर की तरफ मोटे होते हैं और बाहर की तरफ पतले पाए जाते हैं। कन्वेक्टिव जोन के बारे में बताया कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो होती है गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, आगे स्लाइड में बात करते हैं। यहाँ पर सूर्य के जो धरातल से ऊपर तीन मंडल होते हैं। देखो तीन मंडल कौन से हैं, तीन मंडल मैंने बताया, क्रोड हो गया, रेडिएटिव जोन हो गया, कन्वेक्टिव जोन। ये तीनों क्या होते हैं, अंदर के पार्ट होते हैं। अब सूर्य की बाहरी परतें उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सूर्य की जो बाहर की जो परतें होती है, एक होता है जिसको बोलते हैं प्रकाश मंडल। यहाँ पर आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख दे रहा हूँ अपने हाथों से। तो इसको बोलते हैं फोटो स्पेयर, फोटो स्पेयर बोलते हैं। ठीक है, फोटो स्पेयर यानी कि प्रकाश मंडल, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल हिंदी में प्रकाश मंडल बोलते हैं, फोटो स्पेयर। यहाँ पर क्या होता है, सूर्य का दृश्य भाग, ये क्या होता है, सूर्य का क्या होता है, ये दृश्य भाग होता है। ठीक है, सूर्य का दृश्य भाग, सूर्य का दृश्य भाग का मतलब क्या है, हम जब सूर्य की तरफ अभी देखते हैं, जैसे हमने सूर्य की तरफ देखा, तो जो सूर्य की परत हमें दिखाई देती है वो कौन सी होती है, फोटोस्फीयर, यानी कि प्रकाश मंडल ही हमको दिखाई देता है। ठीक है, सौर कलंक यहीं पर पाए जाते हैं। सौर कलंक के बारे में बात करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। बात करते हैं वर्ड मंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर, इसको क्या बोलते हैं, वर्ड मंडल, वर्ड मंडल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर बोलते हैं। यह प्रकाश मंडल के ऊपर की परत होती है। मैंने अभी बताया सबसे पहले कौन सी आती है, फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल के ऊपर वाली परत कौन सी होती है, वर्ड मंडल होती है, क्रोमोस्फीयर होती है। इसके बाद आती है जिसको बोलते हैं हम लोग कोरोना। ये वो वाला कोरोना नहीं है जिसने तबाही मचा दी थी, ये कोरोना क्या है, दूसरा है। तो कोरोना होता है, कोरोना क्या होता है, सूर्य ग्रहण के टाइम पर ये क्या होता है, दिखाई देता है। कहा आप लोगों ने सुना होगा कि सूर्य ग्रहण के टाइम पर क्या होता है, सूर्य की तरफ देखना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि जो कोरोना होता है इसको ही लपटें होती है, सूर्य की लपटें जो होती है उन्हीं को कोरोना बोला जाता है। ये नंगी आंखों से ऐसे नहीं दिखाई देता है। जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा होता है उसी के टाइम पर क्या होता है, कोरोना है जो विजिबल होता है, दिखाई देता है हमें। ठीक है, इसीलिए उसको नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है उसका। बात करते हैं सौर ज्वाला के बारे में। अब देखो यहाँ पर थोड़ा हम एक पेज ऐड करेंगे आपको बताने के लिए। जैसा कि अभी हमने बताया था आप लोगों को, ये ये क्या था अपना, ये वाला पार्ट जो था कोर था, ये था रेडिएटिव, और इसको बोलते हैं कन्वेक्टिव, कन्वेक्टिव, कन्वेक्टिव जोन। तो ये कोर हो गया, रेडिएटिव हो गया, जोन। यहाँ पर मैंने बोला कि ऊर्जा यहाँ से ऐसे करके निकलती है। ठीक है, इस टाइप से ऊर्जा यहाँ से निकली। अब यहाँ पर क्या होती है, रेज होती है, गामा रेज, गामा हो गया, अल्फा हो गया, फोटोन हो गया। तो ये सभी क्या करते हैं, इस ऊर्जा को लेते हैं अपने साथ में, और इसको लेकर के कहाँ बढ़ते हैं, कन्वेक्टिव जोन की तरफ। और मैंने बोला कन्वेक्टिव जोन में क्या होती है, इस टाइप से क्या होती है, परतें पाई जाती, किसकी, हाइड्रोजन की, जो नीचे तो बड़ी होती हैं, ऊपर की तरफ जाते जाते क्या हो जाती है, छोटी हो जाती हैं। तो ये जो होता है ऐसे करके प्लेटें बनी होती हैं। ठीक है, अब देखो जो प्लेटें यहाँ पर बनी है आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या होता है, बीच में लीकेज टाइप होता है, यानी कि थोड़ी सी जगह बच जाती है। तो ये जो ऊर्जा होती है यहीं से क्या होती है, फाड़ कर निकल जाती है, और ऐसे करके क्या होती है, लपटें निकलती हैं इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा थी वहां पर जो सूर्य के केंद्र में, वो ऊर्जा निकलती है, पहले रेडिएटिव में जाती है, फिर कन्वेक्टिव में जाती है, और कन्वेक्टिव को फाड़ते हुए ये जो लहरें होती हैं, जो फ्लेम्स होती हैं, यानी कि सौर ज्वाला, ज्वाला का मतलब क्या होगा, लहरें हो जाएंगी। तो ये लहरें कब जब सूर्य को चीर करके निकलती है बाहर की ओर, तो देखो जिनके पास ज्यादा ऊर्जा होगी, देखिए जैसे कि आप लोगों ने गांव में भी देखा होगा, जिसके पास ज्यादा ऊर्जा होती है वो किसी की नहीं सुनता है। ठीक है, वो अपनी मनमानी करता है, और जिसके पास कम पैसे होते हैं या जो मतलब थोड़ा लो क्वालिटी में आता है, उसकी क्या होती है, कोई मतलब वैल्यू नहीं करता है समाज में। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, जिसके पास टेम्परेचर ज्यादा होता है अपना, क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर जिसका हाई होगा
वो क्या करता है, सूर्य बुलाता रहता है, भैया बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। लेकिन जो अपना टेम्परेचर जिसके पास ज्यादा होता है वो सुनता नहीं, बोलता भाई अब नहीं, अब तो हम निकल गए तुम्हारे चंगुल से। तब वो क्या होता है, सूर्य को छोड़ करके अपने सौर मंडल में घूमने लग जाती है। बट जिनके पास कम टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर जिनके पास कम होगा, जिनके पास टेम्परेचर कम है, उनको सूर्य बोलता है भैया अब तुम ना छोड़ कर जाओ। तो सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण पावर होती है वो क्या करती है, उस ज्वाला को क्या होता है अपने अंदर खींच लेती है, यानी कि वो निकल करके फिर यहाँ पर जाकर के स्टोर हो जाती है। ठीक है, याद रखना, जिसके पास ज्यादा टेम्परेचर वो तो सूर्य को छोड़ करके सौर मंडल में निकल जाती है, और जिसके पास कम ऊर्जा होती है उसको सूर्य अपने तरफ खींच लेता है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। भाई सूर्य ने कहा कि आ जाओ बेटा, लौट कर आ जाता है। ठीक है, ये होती है सौर ज्वाला। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीपीटी। हाँ, सौर ज्वाला। सौर ज्वाला क्या होता है, सूर्य की सतह पर होने वाला एक शक्तिशाली विस्फोट है। ठीक है, यह विस्फोट सूर्य के वायुमंडल में मौजूद चुंबकीय ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के कारण होता है। इस दौरान अत्यधिक गर्म प्लाज्मा ऊर्जा और विकिरण अंतरिक्ष में छोड़ दिए जाते हैं, जो अंतरिक्ष के माध्यम से सूर्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, जो सौर ज्वाला होती है यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो बाहर निकल करके कहाँ जाती है, वो सौर मंडल में घूमने लग जाती है। अब सौर ज्वाला के प्रभाव क्या पड़ते हैं अपनी लाइफ में, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, सौर ज्वाला की अगर बात करते हैं, इसके जो प्रभाव देखने को मिलते हैं, एक तो आता है संचार पर प्रभाव पड़ता है। इसका किस पर पड़ता है, संचार पर प्रभाव पड़ता है। रेडियो संचार, मोबाइल नेटवर्क और उपग्रह संचार में बाधा उत्पन्न हो जाती है। किसमें, तो रेडियो संचार, मोबाइल नेटवर्क और उपग्रह संचार में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ऐसा होता है कभी कभी जब सूर्य ज्वाला जो होती है पृथ्वी के पास से निकलती है, तो उस टाइम पर क्या होता है, हमारे जो मोबाइल फोन होते हैं, टीवी होती है, रेडियो होते हैं, वो क्या होते हैं, सभी चीजें बंद हो जाती है। ठीक है, साथ दूसरा क्या होता है, उपग्रहों पर प्रभाव पड़ता है। सौर ज्वाला उपग्रहों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है या उनकी कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकता है। देखिए, आप लोगों को इतना तो पता ही है कि भाई अंतरिक्ष की खोज करने के लिए जैसे इसरो हो गया, नासा हो गया, ये लोग क्या करते हैं, अपनी मशीनों को जैसे कि सैटेलाइट वगैरह को भेजते ही रहते हैं वहां पर, कहाँ पर, अंतरिक्ष में, स्पेस में। तो क्या होता है, जब सौर ज्वाला आती है स्पेस में, यानी कि अंतरिक्ष में जब सौर ज्वाला घूम रही होती है सौर मंडल के अंदर, तो उस टाइम पर क्या होता है, जो सौर ज्वाला होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक जो है, यानी कि जैसे ये सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट के पास से जब गुजरेगी, और उसके पास तो भाई टेम्परेचर ज्यादा है, मैंने बताया, तो वो क्या करेगी, इसको नुकसान पहुंचा देगी, जिससे कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो खराब होने के चांस बन जाते हैं। तीसरा क्या होता है, बिजली आपूर्ति पर प्रभाव पड़ जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी के कारण बिजली ग्रिड में करंट की समस्या और ब्लैकआउट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि जब ये सौर ज्वाला होती है, यानी कि सोलर फ्लेम जो होती है, जब पृथ्वी के पास से गुजरती है, तो उस टाइम पर जो लाइट का जो कनेक्शन होता है वो भी कट कट हो सकता है। ठीक है, अचानक से ही जब वो सौर ज्वाला निकल जाएगी तो वो हट जाता है। बात करते हैं यहाँ पर नेविगेशन सिस्टम पर प्रभाव। जीपीएस और अन्य नेविगेशन सिस्टम की सटीकता प्रभावित हो सकती है। ऐसा हो सकता है क्योंकि अब देखो, सौर ज्वाला के पास क्या होता है, टेम्परेचर भी है और मैग्नेटिक पावर भी होती है। और तुम्हें पता होगा कि जो नेविगेशन सिस्टम होता है, यानी कि जीपीएस वगैरह, वो मैग्नेट्स पर काम करता है। अब जब मैग्नेट्स पर काम करता है तो आप लोग इस चीज पर ध्यान रखिएगा। तो जब मैग्नेट मैग्नेट आपस में आती है तो क्या होता है, कैंपस जो होता है फ्लक्चुएट करने लग जाता है, तो वो क्या होगा, सटीक जानकारी नहीं दे पाएगा आपको। अंतरिक्ष यात्रियों पर प्रभाव क्या पड़ता है, देखिए, अंतरिक्ष में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को उच्च स्तर के विकिरण का खतरा हो सकता है। यानी कि देखो, रेडिएशन का तो हर किसी को खतरा होता है, जैसे ओजोन लेयर वगैरह होती है, ओजोन का जो खतरा है, तो ऐसी तरीके से अंतरिक्ष में जो यात्री वहां पर भ्रमण कर रहे होते हैं, वहां पर रिसर्च कर रहे होते हैं, उनको भी क्या होगा, खतरा हो सकता है। कैसे हो सकता है, अंतरिक्ष में मौजूद जो अंतरिक्ष यात्री है उनके विकिरण का, यानी कि रेडिएशन का उनको खतरा रहता है। बात करते हैं ध्रुवीय रोशनी का निर्माण। सौर ज्वाला के कारण पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में सुंदर और चमकीली रोशनी, जिसको अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस दिखाई देती है। इसके बारे में भी थोड़ा और ज्यादा डीप में पढ़ेंगे। 1 मिनट के लिए आप इन चीजों को देखिए, अभी आते हैं। चलिए ठीक है, देख लिया होगा आप लोगों ने। अब बात कर लेते हैं ध्रुवीय रोशनी, यानी कि जो हमने अरोरा बताया था, अरोरा के बारे में थोड़ा हम डीप नॉलेज ले लेते हैं।
क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं, आप याद करने को बैठ जाएंगे तो आपको याद तो हो ही जाएगा, रटने के लिए किसी भी चीज को रटा जा सकता है। बट जब हमने बोला है कि हम आपको कंसेप्ट समझाएंगे, तो कंसेप्ट इज द पावर। अब यहाँ पर देखते हैं, ये अपना सूर्य था, सन था, ठीक है। थोड़ा इधर साइड बनाते हैं। ये क्या है, अपना सूर्य मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है, सन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये अपना सन है, यानी कि सूर्य है। अब सूर्य से क्या है, हमने बताया कि यहाँ से जो सेंटर होता है इसका, ये सेंटर है, तो इस सेंटर से क्या है, ज्वालाएं निकल रही हैं, ठीक है, इस टाइप से। ये क्या है, सौर ज्वालाएं, इसको हम क्या बोलते हैं, सोलर फ्लेम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सोलर फ्लेम, इसको बोलते हैं सोलर फ्लेम, ठीक है, सौर ज्वाला बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अपनी पृथ्वी है, ये क्या है, अर्थ, इसको बोलते हैं पृथ्वी। अब देखो, पृथ्वी में आप लोगों को पता है यहाँ पर क्या होता है, अपना वातावरण आता है, यानी कि एटमॉस्फेयर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, एटमॉस्फेयर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको बता दें कि ये जो फ्लेम्स होती हैं, अगर डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आ जाए तो हम कोई भी जिंदा नहीं बच सकता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, अपना जो ये अपना जो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है, वो क्या करता है, ये जो चीजें आ रही होती है, इनको ऐसे करके क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। यहाँ से लेता है, इधर रिफ्लेक्ट कर दिया, जो नीचे की तरफ जा रहे हैं उनको इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर दिया। ध्यान से समझिएगा, तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है। तो क्या होगा, जो फ्लेम्स आती हैं, इस तरीके से फ्लेम्स आएंगी, और अपना जो इन्वायरमेंट होता है, इसको क्या है, अपने साइड से निकाल देता है, ठीक है। जो भी फ्लेम आएगी उसको साइड से निकाल देगा, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो, अर्थ जो होती है, अर्थ, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, नॉर्थन हेमिस्फेयर बोलते हैं ना, नॉर्थन हेमिस्फेयर। ये होता है अपना ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं साउथर्न, वो साउथ हेमिस्फेयर, साउथ हेमिस्फेयर। देखो, नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी ध्रुव, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि वो साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब चीजें जाती, नॉर्थ जो नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी ध्रुव में क्या होता है, जब ज्वाला आती है और उसको जब रिफ्लेक्ट कर देता है, अपना एटमॉस्फेयर जो होता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, तब इसको क्या बोलते हैं, अरोरा, इसको बोलते हैं अरोरा, अरोरा बोरियोलिस, बोरियोलिस, अरोरा बोरियोलिस, ठीक है। जब साउथर्न हेमिस्फीयर के पास से गुजरती है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अरोरा आस्ट्रोलियोस, अरोरा आस्ट्रियोलिस, 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 ठीक है। याद रखना इन चीजों को भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। और हम इसलिए इन चीजों को इतना डीप में पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को कंसेप्ट पता हो, सिर्फ आप लोग रटने को ना बैठ जाएं कि हाँ, अरोरा बोरियोलिस क्या होता है, अरोरा बोरियोलिस नॉर्थ साइड से निकलता है, तो साउथ हेमिस्फीयर से जो निकलने वाला होता है जिसको हम अरोरा अस्ट्रोलिस बोलते हैं। अब यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि अरोरा बोरियोलिस कौन सा होता है, अरोरा अस्ट्रोलिस क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया तो आप लोगों को लग रहा होगा भैया बहुत सिंपल है, बट बात करते हैं आगे जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरोरा बोरियोलिस क्या होता है और अरोरा एस्ट्रोलिस क्या होता है, ठीक है। जो अरोरा एस्ट्रोलिस यानी कि ऑस्ट्रेलिया किस साइड है, तो आप लोगों ने जब मैप देखा होगा तो ऑस्ट्रेलिया किधर है, तो ऑस्ट्रेलिया जो नीचे की साइड है ना, तो याद रखना जब नीचे की साइड यानी कि साउथ की साइड में जाते हैं हम लोग, तब वहां पर क्या होता है, अरोरा एस्ट्रोलिस, एस्ट्रोलिस से बन गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यानी कि एस्ट्रोलिस। इस तरीके से आप लोग इसको मिस करके याद कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर का बोरियोलिस हो ही जाएगा। जब आपको एक पता हो, दो चीजें हो, उनमें से एक चीज याद हो तो दूसरी चीज को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, वो मतलब पता लगा सकते हैं कि हाँ दूसरी चीज कौन सी थी। तो अरोरा बोरियोलिस कहाँ पर हो जाएगा, उत्तर में हो जाएगा। दक्षिण में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, यानी कि एस्ट्रोलिस कहाँ पर हो जाएगा, वो नीचे की साइड हो जाएगा, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र में हो जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पर, ये तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि सौर ज्वाला क्या होती है। सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, जो एक्स्ट्रा ऊर्जा होती है, उसको हम सौर ज्वाला के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, ये है अपना सूर्य तरंग,
ठीक है। सौर कलंक क्या होता है? सन सोलर स्पोर्ट। ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको याद है, बस आपको मैं अभी बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा, देखिए। जब अभी जो हमने बताया था कि ये जो अपना पार्ट होता है इस टाइप से, सूर्य का, ये बस फिगर आपको अपने माइंड में रखना है, आपको हर चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। ये जो कन्वेक्टिव जोन था, कन्वेक्टिव जोन में क्या था? लेयर्स थी इस टाइप से, ठीक है। सॉरी सॉरी, आप लोग यहाँ पर देखिए इस टाइप से, देखो ये प्लेट्स हैं, ठीक है, इस टाइप से। इस टाइप से क्या, इस टाइप की क्या मैंने बताई थी, प्लेट्स होती है ना इस मंडल में। अब इस मंडल में ये जो प्लेट्स हैं, अब जब यहाँ से सौर ज्वाला निकल रही है, ठीक है, निकल रही है, निकल रही है, तो जो हमने बोला था टेम्परेचर जिसके पास ज्यादा होता है वो तो निकल जाती है बाहर, ठीक है। जिसके पास टेम्परेचर कम होता है उसको सूर्य क्या करता है? अपनी तरफ खींच लेता है। जब ये मान लेते हैं इसके पास टेम्परेचर कम था तो ये घूम करके यहाँ आ गई, इसके पास भी टेम्परेचर कम था, ये घूम कर यहाँ आ गई। तो यहाँ पर जहाँ पर ये आकर के रुक जाती है, जहाँ पर भी आकर के रुक जाती है वहां पर एक धब्बा साइड का, धब्बा बन जाता है, धब्बा। धब्बा तो आप लोग समझ रहे होंगे ना, कि जो कपड़ों में लग जाता है उसी टाइप का। तो सूर्य की जो ऊपरी परत होती है, यानी कि जो हमने बोला दिखाई देती है प्रकाश मंडल, वहां पर क्या होता है? धब्बे टाइप का बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं सौर कलंक। इसी को बोलते हैं सौर कलंक, बोलते हैं इसको सौर कलंक, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं सौर कलंक, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो सौर कलंक यानी कि सन या सोलर स्पॉट होता गया है। तो सूर्य की सतह पर काले धब्बे, सूर्य की जो सतह होती है काले धब्बे, जहां पर कुछ अनंत, बहुत, यहाँ पर कुत्ती लिख गया है, यहाँ पर ये नहीं है, चुंबकीय होगा, यहाँ पर क्या होगा? चुंबकीय, चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय शक्ति। देखो सूर्य की सतह पर काले धब्बे होते हैं और वहां की जो चुंबकीय शक्ति होती है, मैग्नेटिक पावर जो होती है, सबसे ज्यादा होती है। यानी कि जो सोलर स्पॉट होता है वहां पर जो मैग्नेटिक पावर होती है बहुत ज्यादा होती है। तो याद रखिएगा, सूर्य की सतह पर काले धब्बे सौर कलंक कहलाते हैं। प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को अम्बरा और उसके चारों तरफ हल्के रंग के क्षेत्र को पेनम्बरा बोलते हैं। अब याद रखने वाली चीज यहाँ पर आती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सौर कलंक का जो डार्क वाला पार्ट होता है, यानी कि जो क्या बोलते हैं, जिसको काला वाला जो केंद्र होता है उसको क्या बोलते हैं, और जो हल्का काला होता है उसको क्या बोलते हैं? तो जो डार्क काला होता है, जैसा कि यहाँ पर फिगर में देखिए, ये क्या है? एक सौर कलंक का फिगर है, ठीक है, सौर कलंक का फिगर है। यहाँ पर ये, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक साइड आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, ब्लैक। तो जो ब्लैक वाला चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये ये जो ब्लैक ब्लैक साइड चीजें दिख रही हैं आपको इस टाइप से, ये ब्लैक, ये वाला पार्ट क्या होता है? अपना अंबरा होता है। क्या होता है? अंबरा, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? अंबरा, ये होता है अपना अंबरा, ठीक है, ये अंबरा हो गया। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हल्का रेडिश है और हल्का ब्लैकिश है, यानी कि यहाँ पर हल्का ब्लैक है, तो इसको बोलते हैं पेनम्बरा, ठीक है। अंबरा और पेनम्बरा दो तरीके की चीजें होती है किसमें? सौर कलंक के अंदर। अब बात करते हैं एक सन स्पोर्ट साइकिल, यानी कि सौर कलंक चक्र क्या होता है। सौर कलंक चक्र की बात कर लेते हैं अगर, तो एक सौर कलंक चक्र जो होता है वो 11 सालों में कंप्लीट होता है, यानी कि एक सौर कलंक का जो टाइम पीरियड होता है 11 साल लगते हैं उसमें। और जब 100 सोलर स्पोर्ट साइकिल हो जाएंगे उसको हम एक बोलते हैं, एक सोलर इवेंट कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक सोलर इवेंट क्या होता है। तो सोलर इवेंट का मतलब हो गया जब 100 साइकिल पूरी हो जाएंगी, किसकी? सौर कलंक की, यानी कि सोलर स्पोर्ट की, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए प्रारंभ में ये सूर्य था, ये मतलब अपना क्या है? सन स्पोर्ट। ये फिर चक्कर यहाँ पर लगाएगा, फिर यहाँ पर डार्क, और इससे ज्यादा डार्क, ये कम, अधिकतम यहाँ पर है, यहाँ पर कमी हो जाती है, फिर यहाँ पर समाप्त हो जाता है, इस टाइप से, ठीक है। सौर कलंक की विशेषताएं क्या होती हैं? या सूर्य की सतह के ठंडे क्षेत्र में होते हैं, ठंडे क्षेत्र में होते हैं, या प्रकाश मंडल में पाए जाते हैं। अभी मैंने जब आपको 3 लेयर्स पढ़ाई थी, एक फोटोस्फीयर पढ़ाया था, एक क्रोनोस्फीयर पढ़ाया था, उसी के साथ में एक कोरोना पढ़ाया था। तो जो फोटोस्फीयर होता है उसी को हम बोलते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोटोस्फीयर बोलते हैं। तो फोटोस्फीयर में ही क्या होते हैं? ये कलंक पाए जाते हैं, यानी कि सौर कलंक पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, इसको भी हम समझा सकते हैं आपको एक फिगर के माध्यम से, जैसे कि ये सूर्य था अपना, ये सूर्य था, ध्यान से देखिएगा, ये जो सूर्य था, इसकी हमने बताया था बाहरी 3 परत होती है। एक परत जो होती है जो हमको दिखाई देती है, ये वाली मान लेते हैं, ये जो परत है वो हमको दिखाई दे रही है, इसको ही प्रकाश मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। दूसरी लेयर होती है वो बहुत हल्की होती है, जो कि हमको दिखाई नहीं देती है, ये वाली जो लेयर होगी, ठीक है। इस लेयर को क्या बोलते हैं?
इसको हम क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, वर्ड मंडल बोलते हैं, क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर यानी कि इसको बोलते हैं वर्ड मंडल। और तीसरी होती है कोरोना, कोरोना में तो लपटें होती हैं, तो हमें सौर कलंक कहाँ दिखाई देगा? जब क्रोमोस्फीयर दिख नहीं रहा है तो क्या तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पर सौर कलंक दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। कोरोना, कोरोना में तो लपटें होती हैं, और जो लपटें होती है लपटों में थोड़ी ना कोई चीजें आपको दिखाई देंगी। तो नॉर्मल सी बात है, जो प्रकाश मंडल होता है जो कि सूर्य का पहली बाहरी परत होती है, उसमें क्या होता है, प्रकाश को सौर कलंक देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अब L1 पॉइंट की विशेषता। अब देखो सूर्य तक क्या हुआ है, बहुत सारे मिशन भेजेगी, एक मिशन के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक आपने सुना होगा आदित्य L1। जो आदित्य L1 है, जो मिशन है अपना, ये भारत के द्वारा भेजा गया, भारत के द्वारा भेजा गया भेजा गया पहला सूर्य मिशन था, यानी कि सूर्य के लिए भेजा गया सूर्य मिशन था। और वो क्या था, सफलतापूर्वक वो हो भी गया था। आदित्य L1, इसको बोलते हैं लेग्रेंज पॉइंट। क्या बोलते हैं? L1 को बोलते हैं लेग्रेंज लेग्रेंज पॉइंट, लेग्रेंज पॉइंट 1। तो याद रखिएगा, L1 को बोलते हैं लेग्रेंज पॉइंट 1। अब देखो लेग्रेंज पॉइंट 1 होता क्या है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। L1 पॉइंट यानी कि इसकी विशेषता क्या होती है, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर, जहाँ सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है। अगर हम बात करते हैं L1 पॉइंट जो होता है, L1 पॉइंट की बात करते हैं, तो L1 पॉइंट में क्या होता है, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर। जैसा कि आप लोगों को ये तो पता ही है कि 15 मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है, अभी मैंने बताया 15 करोड़ किलोमीटर है। तो 15 करोड़ किलोमीटर में 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर क्या है, एक पॉइंट आता है। अगर पृथ्वी से निकलते सूर्य की तरफ, मान लेते हैं एरोप्लेन लेकर या रॉकेट लेकर के, तो क्या करेंगे, 15 लाख किलोमीटर जब चल जाएंगे हम लोग, उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं L1 पॉइंट। यहाँ पर क्या होता है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पावर और जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण पावर है, दोनों ही क्या होती है, बराबर हो जाती है। यानी कि पृथ्वी अगर कोई चीज को खींचेगी और सूर्य अपनी तरफ कोई चीज को खींचता है, तो वहां पर चीजें क्या होती है, ऐसे लटक के रह जाएंगी। मान लेते हैं ये एक पेन है, जिसको क्या हुआ, एक दोस्त उधर को खींच रहा है, एक हम इधर, मेरी भी पावर सेम है, मेरे दोस्त की भी पावर सेम होगी, तो ये वस्तु ना उधर जाएगी ना इधर जाएगी, क्योंकि ये बीच में ही अटकी रह जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, जब पृथ्वी जो है अपनी पृथ्वी, तो पृथ्वी की जो पावर है, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पावर है, यहाँ पर देखिए दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो जो पावर यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण पावर पृथ्वी की है, सेम यहाँ से यहाँ पर क्या है, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण पावर हो जाती है। इसलिए यहाँ पर कोई भी अगर मिशन छोड़ देंगे हम, तो वो अटका रहेगा, वो क्या करेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा, हटेगा नहीं वहां से, वहां पर ही ऐसे लटका रहेगा बीच में। ठीक है, बात करते हैं हम आगे। आदित्य L1 के बारे में आपको बता ही दिया है कि भारत के द्वारा भेजा गया पहला ऐसा मिशन था जो कि सफलतापूर्वक लैंडिंग होती है, कहाँ पर होती है, L1 पॉइंट पर होती है। ठीक है, L1 की क्या होती है डेफिनेशन याद रखना, लैग्रेंज पॉइंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रह, सबसे मेन चीज आती है ग्रह। ग्रह क्या होते हैं अपने, तो ग्रह के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो वह पिंड जिसके पास ना तो खुद की ऊष्मा होती है और ना ही स्वयं का प्रकाश होता है। ग्रह अपने निकटतम तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि सिर्फ तारे ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी ऊर्जा होती है और अपना क्या होता है, तो प्रकाश भी होता है। लेकिन क्या होता है, ग्रह जो होते हैं उनके पास ना अपनी रोशनी होती है ना ही अपनी ऊर्जा होती है। वो किससे ऊर्जा और प्रकाश लेते हैं, तो सूर्य यानी कि तारे से लेते हैं। और ग्रह अपने निकटतम तारे के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। हमारा निकटतम तारा कौन सा है, तो हमारा जो निकटतम तारा है वो कौन सा है, तो सूर्य। ठीक है, तो थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, इसके कारण क्या हुआ, क्लास को बीच में रोकना पड़ गया था। फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था। देखिए, हम बात करने वाले हैं अब किसकी, ग्रह के बारे में, यानी कि प्लेनेट्स के बारे में। क्योंकि देखो सौर मंडल में हम जहाँ पर रह रहे हैं उसके बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए ग्रह में क्या आती है, हमारी पृथ्वी भी आती है, और पृथ्वी के बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा डीप नॉलेज हम ले लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं जो ग्रह होते हैं, वह पिंड जिसके पास ना तो खुद की ऊष्मा होती है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जिसके पास अपनी कोई एनर्जी नहीं होती है वो, और जिसके पास खुद का कोई लाइट नहीं होती, प्रकाश नहीं होता, यानी कि लाइट नहीं होगी, वो भी क्या होते हैं, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, या बात करते हैं, ग्रह भी होते हैं, क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, बौने ग्रह भी होते हैं। ग्रह अपने निकटतम तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी आपको पता है
पृथ्वी से एग्जांपल लेते हैं कि सूर्य के चक्कर लगा रही होती है पृथ्वी, तो जब सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगा रही है तो क्या हो रहा है कि वो तारा क्या है, सबसे नजदीक है हमारे, इसीलिए तो ग्रह अपने निकटतम तारे के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रहों का वर्गीकरण जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में। तो लेफ्ट से वो एक होते हैं पार्थिव ग्रह जिसको हम आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं, दूसरे होते हैं बाहरी ग्रह जिसको हम गैसीय ग्रह के नाम से जानते हैं, या इसको हम जोबियन ग्रह भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, जोबियन ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, जोबियन ग्रह, जोबियन जोबियन ग्रह। ठीक है, तो एक होते हैं पार्थिव यानी कि आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, दूसरे होते हैं बाहरी ग्रह जिसको हम गैसीय ग्रह या जोबियन ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इन चीजों को। अब पार्थिव ग्रह क्या होते हैं, 4 पार्थिव ग्रह होते हैं। पार्थिव ग्रह कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, और बाहरी ग्रह जो होते हैं वो भी 4 होते हैं। तभी तो हमने बताया कि टोटल 8 होते हैं। तो पहला आता है अपना बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये 4 जो होते हैं, चारों प्लेनेट ऐसे प्लेनेट हैं जो किससे बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, ये चारों ग्रह किससे बने हुए हैं, तो ये चारों ग्रह चट्टानों से बने हुए, रॉक्स से बने हुए हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पार्थिव या आंतरिक ग्रह बोलते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल चट्टानों से निर्मित होते हैं ये वाले ग्रह, और सूर्य के निकट स्थित होते हैं, यानी कि ये चारों ग्रह क्या है, सूर्य से बहुत ज्यादा नजदीकी इनकी होती है। बात करते हैं बाहरी ग्रहों की, जो क्या होते हैं, बृहस्पति होता है, शनि होता है, अरुण होता है, और वरुण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, शनि हो गया, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अरुण, वरुण गैस और बर्फ से बने विशाल ग्रह होते हैं। ये क्या होते हैं, गैसों से बने होते हैं। हमने बताया क्या, चट्टानों से बने होते हैं, चट्टानों से। इनकी बात करते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, गैसों से और बर्फ से बने होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रोनॉइड बेल्ट होती है। ये चीज अभी मैंने आपको बताई थी थोड़ी टाइम पहले, जब मैं सोलर सिस्टम का फिगर बनाकर आपको समझाया था कि कितने ग्रह होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो 4 ग्रह जो हमने शुरू की बात करी थी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके बाद एक पट्टी टाइप थी, जिस पट्टी में मैंने बताया था क्या है, शुद्ध ग्रह टाइप होते हैं। ये जो शुद्ध ग्रह वाली ये पट्टी होती है, ये पट्टी जो होती है, इसको ही क्या बोलते हैं हम, एस्ट्रोनॉइड बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण क्लॉकवाइज घूमते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर घुमाने वाला क्वेश्चन आता है। एक क्या होता है, शुक्र और अरुण जो होते हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमते हैं, और बाकी जितने भी होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बुध ग्रह को पढ़ते हैं। अब सबसे नजदीक तारा होता है वो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा आता है, तो बुध ग्रह आता है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं चीजों को। सूर्य के सबसे निकटतम और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, देखिए ये सूर्य है, देखने में लग रहा है ना सूर्य है, यहाँ पर ये क्या है, ये सबसे छोटा है, इसको ही बोलते हैं हम क्या, बुध। यहाँ पर क्या हो जाए, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, रुकिए, देखिए ये हो गया यहाँ पर अपना बुध, शुक्र। ये थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट है चीजों को, मतलब बनाया है एआई ने, तो यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हुआ है। तो देखिएगा, सबसे छोटा ये क्या हो गया, अपना बुध ग्रह हो गया। फिर यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं शुक्र ग्रह। पृथ्वी आ गया, यहाँ पर एक मंगल होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा गलत है यहाँ पर चीजों को समझिएगा आप सिर्फ। तो सूर्य के सबसे निकटतम है कौन सा, बुध ग्रह आता है, सबसे निकट तारा बुध ग्रह। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है, बुध ग्रह आता है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल ना होने के कारण क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर दिन में तो इतना हाई हो जाता है, जो सूर्य की सीधे सीधे किरणें पड़ती है उस बुध ग्रह के ऊपर, तो यहाँ का टेम्परेचर जो होता है एकदम हाई लेवल पर होता है। ठीक है, कितना होता है, तो 430 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ पर पृथ्वी पर देखिए 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि आदमी तिलतिलाने लगता है कि बहुत गर्मी है, 9 तपा चल रहे हैं। ठीक है, 45 डिग्री पर आदमी के पसीने छूट जाते हैं। सोचिए वहां पर 430 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है दिन में, और क्योंकि वायुमंडल नहीं है तो वहां पर क्या होता है, उष्मा वहां पर अवशोषित नहीं होती है, वहां पर टेम्परेचर रुकता नहीं है, इसीलिए रात में क्या हो जाता है, -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी कि दिन में अगर वहां पर आप चले गए तब भी मरोगे, रात में जाओगे तब भी मरोगे। हमारे यहाँ कोई भी, जैसे अपने पृथ्वी पर क्या होता है, कोई भी जो बर्फ होती है, यानी कि जो आइस को हम जमाने के लिए क्या करते हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर, बट वहां पर -180 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। सोचिए क्या हाल होगा अगर वहां पर आप लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, तो याद हो गया ना,
वायुमंडल ना होने के कारण ही क्या होता है, अब देखो टीचर्स के आते हैं वो बता देते हैं कि उसका जो दिन में टेम्परेचर होता है 430 होता है, रात में टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस होता है माइनस का, वो भी ठीक है। बट मैंने आपको क्या बताया, क्यों होता है उसका रीजन भी तो पता होना चाहिए, आखिर होता क्यों है। तो वायुमंडल नहीं है वहां पर ऊर्जा रोक कर कोई नहीं रख सकता, इसीलिए क्या है वहां पर क्या है, टेम्परेचर सबसे ज्यादा हो जाता है दिन का, रात में बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है, यह सबसे तेज परिक्रमा करता है। देखो बुध ग्रह क्या होता है, बुध ग्रह के पास मतलब क्योंकि सूर्य के सबसे पास में कौन सा है, बुध ग्रह है, तो सबसे पहले भी चक्कर कौन लगाएगा सूर्य का, तो वो कौन लगाएगा, बुध ग्रह, यानी कि 88 दिन में एक चक्कर कंप्लीट करके अपने घर लौट आता है। बात करते हैं दिन और रात के तापमान में भारी अंतर होता है, बता दिया मैंने। यह पृथ्वी के आकार से लगभग 18 गुना छोटा है, यानी कि अगर मान कर चलिए ये अपना क्या है, इतना सा पॉइंट दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये छोटा सा पॉइंट क्या है, बुध है, तो इसका 18x 18 गुना क्या है, पृथ्वी है, याद रखिएगा। यानी कि पृथ्वी से क्या है 18 गुना छोटा है अपना बुध ग्रह। आगे बढ़ते हैं, शुक्र ग्रह की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं वीनस। शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं, वीनस बोलते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। दूसरा, इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं। देखिए मॉर्निंग स्टार यानी कि इसको हम भोर का तारा बोलते हैं, हिंदी में भी याद रखिएगा क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम से ही होंगे ज्यादातर लोग। भोर मंडल, वो भोर का तारा, भोर का तारा किसको बोलते हैं, वीनस को बोलते हैं, यानी कि शुक्र ग्रह को बोलते हैं, याद रखिएगा शुक्र ग्रह को क्या बोलते हैं, भोर का तारा। इवनिंग स्टार का मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं सांझ का तारा, सांझ का तारा, ठीक है। तो मॉर्निंग स्टार यानी कि भोर का तारा और इवनिंग स्टार यानी कि सांझ का तारा इसको बोला जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। देखो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का क्या बोलता है, जुड़वा बहन। यहाँ पर एक आगे देखते हैं, जो शुक्र है यानी कि वीनस है अपना, वीनस, वीनस है, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पर वीनस को हम क्या बोलते हैं, भोगिनी बोलते हैं, भोगिनी, भोगिनी बोलते हैं। भोगिनी के साथ में इसको हम क्या बोलते हैं, सांझ का तारा, सांझ का तारा, इवनिंग, इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार। भोर का तारा, भोर का तारा, तो इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ठीक है। इसी के साथ में इसको हम बोलते हैं जुड़वा बहन, जुड़वा बहन। ये क्या है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह यानी कि वीनस को कहा जाता है, ठीक है। भोगनी किसको कहा जाता है, तो भोगनी कहा जाता है वीनस को। बात करते हैं सांझ का तारा किसको कहते हैं, तो वीनस को कहते हैं। भोर का तारा किसको कहते हैं, तो वीनस को कहते हैं, यानी शुक्र ग्रह को कहते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वीनस है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये सबसे गर्म ग्रह कैसे हुआ, क्योंकि सूर्य के सबसे पास में तो बुध ग्रह आता है, यानी कि मरकरी आता है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर तो वहां होना चाहिए ना, तो ये सबसे ज्यादा गर्म कैसे हो गया, ये तो आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा। अब यहाँ पर समझते हैं थोड़ा, देखिए आगे मैंने अभी क्या बताया, जो अपना टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा किस ग्रह का है, तो वो वीनस का है, मैंने अभी बताया। लेकिन ऐसा क्यों है, मैंने अभी बताया था कि जो अपना बुध ग्रह होता है उसमें क्या होता है, वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल नहीं है। अब जब वहां पर वायुमंडल नहीं है कोई, क्योंकि ये सूर्य के सबसे पास तो है लेकिन इसके पास कोई वायुमंडल नहीं है, तो ये अपने पास ऊर्जा को रोक कर नहीं रख पाता है। बट क्या है, वीनस, वीनस के पास अपना वायुमंडल है, वीनस के पास अपना वायुमंडल है, तो इसलिए वो क्या करता है, उसका वातावरण है उसके पास, यानी वायुमंडल है, वायुमंडल है। अब जब उसके पास वायुमंडल है, तो वायुमंडल होने के कारण क्या होता है, वो जितनी भी मतलब ऊर्जा आती है उसको रोक करके रख लेता है अपने पास, इसलिए वो सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है और पास में भी पड़ता है, तो उसके पास जितना टेम्परेचर आता है अपने पास मतलब समेट कर रख लेता है और गर्म होता चला जाता है, गर्म हो गया, ठीक है। इसलिए इसको सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बोलते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया कि जुड़वा बहन भी बोलते हैं इसको। यह सूर्य की परिक्रमा उल्टी दिशा में करता है। मैंने अभी जब ग्रह के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बोला था शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, जो
अरुण ग्रह जो होता है वो क्या करते हैं, उल्टा चक्कर लगाते हैं। बाकी जो क्या होते हैं, बाकी जितने भी ग्रह होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज, और शुक्र और अरुण वो दोनों क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा उल्टी दिशा में करता है। वायुमंडल में 95% से अधिक क्या होती है, CO2 पाई जाती है। याद रखिएगा वहां पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, वहां पर जीवन जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वहां पर क्या है, मतलब CO2 ज्यादा पाई जाती है, और हमारे लिए CO2 बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। जहां पर हमें ऑक्सीजन मिलेगी वहां पर हम जीवित रह सकते हैं, बाकी कहीं पर नहीं। ठीक है, बात करते हैं अपने अक्ष पर 243 दिनों में तथा सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरी करता है। देखो, पृथ्वी मतलब कोई भी ग्रह होता है तो दो तरीके से राउंड करता है। एक तो अपनी जगह पर घूमता रहता है, और एक होता है सूर्य के चक्कर लगाता है। तो जब वो अपनी जगह पर घूम रहा होता है, यानी कि अपने अक्ष पर घूम रहा होता है, तो 243 दिन में क्या करता है, अपना एक पूरा चक्कर काटता है। बात करते हैं सूर्य की, जब परिक्रमा करता है तो 225 दिन लगते हैं उसको। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ऐसा कौन सा ग्रह है, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसका मतलब अपने अक्ष पर भ्रमण, मतलब अपने अक्ष पर चक्कर और सूर्य का चक्कर दोनों ही क्या होते हैं, सूर्य के जो परिक्रमा लगाता है दिन में पूरा करने के लिए क्या होता है, समान रूप से, मतलब सॉरी अपने अक्ष पर 243 दिनों में, और सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। बात करते हैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं। मैंने बताया यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, CO2 पाई जाती है, तब भी नहीं रह पाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की, तो यहाँ पर बादल पाए जाते हैं। यहाँ पर भी हम सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि जो सबसे ज्यादा खतरनाक एसिड होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे पृथ्वी के बारे में। अपनी जहाँ पर हम लोग रहते हैं, अपना जहाँ पर जीवन है, यहीं पर कठिनाइयाँ हैं, हर चीज देखने को मिलती है। तो पृथ्वी, इसको पढ़ते हैं। तो सौर मंडल का एकमात्र रहने योग्य क्या है, ग्रह है। बात कर लेते हैं अगर कि पृथ्वी पर मतलब जीवन कहाँ संभव है, एकमात्र जीवन संभव है तो पृथ्वी के ऊपर है। 8 ग्रहों में सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के ऊपर ही है। बात करते हैं, इसको नीला ग्रह कहा जाता है। अब नीला ग्रह क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, 71% क्या है, भाग में क्या है, सिर्फ और सिर्फ पानी है, तो इसीलिए इसको नीला ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी का धात्विक भाग क्या होता है, सबसे अधिक, धात्विक भाग नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घनत्व। ठीक है, घनत्व। ठीक है, तो पृथ्वी का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बात करते हैं, यह अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी के पास है, वो क्या है, अपना चंद्रमा है। चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा पृथ्वी से दिखाई देता है। जब भी हम चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा पूरा कभी हमें दिखाई ही नहीं देता है, उसकी सिर्फ एक साइड दिखाई देती है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पर लिखा होगा, नहीं लिखा है। तो क्या होता है कि जब जो अपना चंद्रमा होता है वो चक्कर काटता है अपना, और जब पृथ्वी के चक्कर लगाता है और अपनी जगह पर जब घूमता है, तो दोनों की जो टाइमिंग होती है वो समान होती है, इसलिए हमेशा क्या होता है, उसका जो एक साइड होती है वही हमको दिखाई देती रहती है। ठीक है, आगे पीछे हो ही नहीं पाता है। बात करते हैं चंद्रयान मिशन 3 की। तो चंद्रयान मिशन जो 3 था वो कब लॉन्च किया गया, 23 अगस्त को लॉन्च किया गया था। ठीक है, 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्या हुआ, सफल लैंडिंग करवाई गई थी, किसकी, चंद्रयान 3 की। और 23 अगस्त को ही हम क्या मनाते हैं, स्पेस डे के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्पेस डे। तो स्पेस डे कब मनाते हैं, तो मनाते हैं 23 अगस्त को। ठीक है, भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना, भारत ही एक। ठीक है, तो भारत एक ऐसा मतलब देश था जो सबसे पहले क्या हुआ, दक्षिणी ध्रुव पर जिसने सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने मंगल ग्रह के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मार्स के बारे में पढ़ते हैं। इसे लाल ग्रह कहा जाता है, रेड प्लेनेट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, और आयरन ऑक्साइड का जो रंग होता है वो लाल होता है। यह 25 डिग्री झुका हुआ है। मार्स जो है अपनी धुरी पर 25 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने झुकी हुई, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। बात करते हैं ओलंपस मून्स। ओलंपस मून्स सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। अब यहाँ पर काफी बच्चे क्या होते हैं, मतलब कंफ्यूजन उनके मन में रहता है, हम आज कंफ्यूजन आपकी दूर करते हैं। देखिए, ओलंपस मून्स सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत। अब दो तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, और एक पूछा जाता है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। ठीक है, दोनों का नाम ही ओलंपस मून्स है, याद रखिएगा।
देखो, जो अपना ओलंपस, ये जो है ओलंपस मॉन्स, जो अपना ओलंपस मॉन्स है, ये क्या है? एक ज्वालामुखी ही है। क्या है? ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी। बट इससे जो मलबा निकला, जिससे कि और धीरे धीरे वो मलबा जो था इकट्ठा होता रहा, इकट्ठा होता रहा, इकट्ठा होता रहा, और उसने इतनी ऊंचाई ले ली कि वो एक पर्वत के समान हो गया। इसीलिए क्या होता है, जब भी क्वेश्चन आता है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तब भी आपको ओलंपस मॉन्स का टिक मारना है। और अगर पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तब भी क्या होगा? ओलंपस मॉन्स होगा। बात करते हैं मंगल ग्रह पर सबसे जो विशाल घाटी कौन सी है, बेले कौन सी है, तो बेस्ट मेरियनिस। ठीक है, बेस्ट मेरीनेरिस। ठीक है, ये क्या है अपना मार्स मंगल ग्रह पर क्या है? सबसे बड़ी घाटी है। इसके दो उपग्रह होते हैं। देखो, ये दोनों उपग्रह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। तो पूछा जाता है कि मंगल ग्रह के कौन कौन से उपग्रह हैं। एक होता है फोबोस, एक होता है डोमोस। ठीक है, फोबोस और डिमोस। डिमोस जो होता है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। आपसे अगर पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा था, तो बुध था। सबसे छोटा उपग्रह की बात करी जाए तो डिमोस है। ठीक है, मंगल ग्रह कौन कौन से दो उपग्रह हैं, तो एक तो अपना आता है डिमोस, एक आता है फोबोस। ठीक है, याद रखिएगा इन चीजों को। बात करते हैं मंगलयान पर, जो मंगल ग्रह पर मिशन जो छोड़ा गया था, भारत का मंगलयान मिशन 2014 में सफल हुआ था। तो मंगलयान मिशन जो था 2014 में सफल हुआ, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मोम, यम ओ यम के नाम से जानते हैं। ठीक है, यम ओ यम, यानी कि मंगलयान मिशन 2014 था। वो कब मतलब 2014 में सफल होता है। भारत पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश बना। बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने ट्राई किया कि मंगल ग्रह पर बहुत मतलब लैंडिंग करवा पाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन भारत ने अपनी पहली बार में ही इस मतलब सफलता को हासिल कर लिया था। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। अब देखो, बृहस्पति ग्रह जो है इस कौन सी श्रेणी में आता है, ये आप लोग बताएंगे। तो मैंने अभी बताया था कि जोबियन श्रेणी में आते हैं। क्या किसमें? जोबियन प्लेनेट है। ये कौन सा है? जोबियन प्लेनेट है। ठीक है, जोबियन प्लेनेट, याद रखिएगा। तो बात करते हैं सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वो आता है बुध। दूसरी बात आती है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो वो आता है बृहस्पति, यानी कि जुपिटर बोलते हैं जिसको। ठीक है, बात करते हैं इसका घूर्णन सबसे तेज है, यानी कि जो ये अपनी धुरी पर घूमता है, इसका जो अपनी धुरी पर घूमने का जो टाइम है वो कितना है? 9 घंटे 55 मिनट। 9 घंटे 55 मिनट में ये क्या करता है? अपनी धुरी को पूरा चक्कर काट मतलब अपनी धुरी का पूरा चक्कर लगा लेता है। यहाँ पर क्या है? ग्रेट रेड स्पॉट, विशाल तूफान है। यानी कि देखो, हर जगह तूफान आते हैं, तो जुपिटर पर जो सबसे बड़ा विशाल तूफान आया, उसका नाम क्या है? ग्रेट रेड स्पॉट। याद रखिएगा, ये फैक्ट है। ठीक है, यहाँ पर भी लिख दिया है, यहाँ पर भी लिख दिया है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज है। ठीक है, बात करते हैं बृहस्पति के क्या है उपग्रहों के बारे में। किसके? जो बृहस्पति के उपग्रह होते हैं। तो वैसे तो बृहस्पति के उपग्रह जो है, जो मून है इसके, क्या मून, मून यानी कि उपग्रह, तो इसके उपग्रह कितने हैं? 79। बट मैंने जब गूगल किया तो वहां पर हमें देखने को मिले कितने? 101। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शायद वर्तमान में अब कितने हो गए? 101। पहले कितने थे? 79, जो अभी तक ज्ञात हुए हैं। ठीक है, उन ज्ञात में क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। एक तो है लो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। ये चार हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? उपग्रह हैं। किसके हैं? जुपिटर के हैं, यानी कि बृहस्पति के हैं। तो लो हो गया, यूरोपा हो गया, गैनीमेडे हो गया और कैलिस्टो हो गया। और जो गैनीमेडे है ये क्या है? मतलब सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। अब क्वेश्चन आप लोगों से है, बताइए कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? अभी मैंने बताया था कौन सा? डिमोस। किसका था? मार्स का, यानी कि मंगल का था। ठीक है, बात करते हैं जब सबसे बड़े की, तो गैनीमेडे है। कहाँ का है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा? गैनीमेडे। बात करते हैं इसके अभी तक कितने उपग्रह थे? 79। अब शायद हो गए हैं कितने? 101। ठीक है,
बात करते हैं यह गैसीय अवस्था में है और यहाँ सल्फर की अधिकता होती है। अगर पूछा जाए कि सल्फर कौन से ग्रह पर पाया जाता है, तो सल्फर जो पाया जाता है वो कौन से ग्रह पर पाया जाता है, तो वो पाया जाता है उसके जुपिटर के ऊपर, यानी कि बृहस्पति के ऊपर। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम। अब आते हैं अपने शनि ग्रह के ऊपर। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग ताकि आपको विजुअल हो जाए अच्छे से। ठीक है, आप लोग बताइएगा कल जो हमने क्लास करी थी उसमें ज्यादा मजा आया कि आज की क्लास में मजा आया है? मैंने आपसे स्टार्टिंग में ये बोला था आप लोग सिर्फ 5 दिन दे दीजिए, 5 दिन में जो मेरा फ्लो बन जाएगा आप लोगों के साथ और आप लोगों का भी मन लगने लगेगा मेरे साथ पढ़ने में। ठीक है, मजे देखो भी आएंगे। तो बात करते हैं अपने शनि ग्रह के बारे में, यानी कि सैटर्न ग्रह के बारे में। तो यह सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। क्या है? सबसे कम घनत्व। इसका मैंने अभी बताया था सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, तो पृथ्वी का है। और सबसे कम घनत्व किसका है, तो वो अपना आता है शनि ग्रह का। कितना है? 0.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, कम घनत्व होने के कारण पानी में तैर सकता है। मान लेते हैं, एक कल्पना करते हैं हम लोग। कल्पना कैसी करते हैं कि एक इतना बड़ा तालाब हो, इतना बड़ा तालाब हो या कोई इतना बड़ा बर्तन हो जिसमें हम सैटर्न को उठा करके, यानी कि जो शनि ग्रह है उसको उठा करके उसमें डाल दें, तो कैसे तैरेगा? जैसे नाव तैरती है उस तरीके से तैरेगा। ठीक है, तो इसका घनत्व क्या होता है? सबसे कम होता है और पानी में ये तैर सकता है। इसी कारण इसके चारों ओर 7 सुंदर बले होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्या होते हैं? 7 बले होती हैं। जैसे ये, इनको बले बोलते हैं। ये जो आपको रिंग ऐसे दिखाई दे रही है, रिंग, बले को ही इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो रिंग है ये कितनी होती है? तो 7 होती है। ध्यान रखिएगा, कितनी रिंग होती है? 7 रिंग होती है। 7 रिंग किसकी होती है? किसकी होती है बताइए? शनि ग्रह की होती है। ठीक है, शनि ग्रह की कितनी होगी? 7 रिंग। देखो, इसको नाम दिया जाता है ए रिंग, ए रिंग, सॉरी, ए रिंग, बी रिंग, सी, डी, ई, एफ, जी। इस टाइप से क्या होती है? 7 रिंग होती है। ठीक है, बात करते हैं इसके 146 उपग्रह हैं जो इसे सौर मंडल का सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बनाते हैं। तो बात करते हैं अगर हम कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस प्लेनेट के हैं, तो किसके हैं? तो शनि ग्रह के हैं, यानी कि सैटर्न के हैं। दूसरे नंबर पर कौन आता है? तो अपना जुपिटर आता है। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके होते हैं? तो जोवियन ग्रह के होते हैं। ठीक है, चंद्रमा किसका है? तो पृथ्वी का है। 146 उपग्रह किसके हैं? तो अपने शनि ग्रह यानी कि सैटर्न के हैं। ठीक है, जब 146 उपग्रह इसके हैं तो बात यह है कि सौरमंडल का सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह भी यही है। बात करते हैं इधर, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? तो शनि के हैं। शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं कितने? 146। इन 146 में ये जो 146 दे रखे हैं इनमें टाइटन, कौन सा? टाइटन। ये जो टाइटन दिया है, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं आगे, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हम प्रॉब्लम नहीं लेंगे लेकिन आप लोगों को ना देंगे। देखिए, अब बात करते हैं अरुण ग्रह यानी कि यूरेनस की। ठीक है, यूरेनस क्या है? एक बर्फीला दैत्य ग्रह, इसको बोलते हैं बर्फीला दैत्य ग्रह। यानी कि यहाँ पर क्या होता है? बर्फीला क्षेत्र रहता है पूरा। ठीक है, ये आपके सामने फिगर लगा हुआ है किसका? यूरेनस का। बात करते हैं इसकी खोज किसने करी थी? खोज किसने करी थी? किसकी? अरुण ग्रह की। तो इसकी खोज विलियम हार्सल ने 1781 में की थी। ठीक है, इसे लेटा हुआ ग्रह यानी कि रोलिंग स्टार या लेइंग स्टार, इसको क्या बोलते हैं? लाइंग स्टार। ठीक है, लेइंग स्टार। ठीक है, इसको रोलिंग प्लेनेट या लेइंग स्टार के नाम से जानते हैं। इसे लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। लेटा हुआ ग्रह क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपनी धुरी पर 98 डिग्री झुका हुआ है। देखिए किस तरीके से ये झुका हुआ है। ठीक है, देखो, मैंने बात करी थी अभी जो बले होते हैं यानी रिंग किस में पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह में पाए जाते हैं। लेकिन अरुण के पास भी अपने बले होते हैं। याद रखिएगा, अरुण के पास भी क्या होते हैं? बले होते हैं, रिंग होती है इसके पास भी। ठीक है, तो क्योंकि यह अपनी धुरी पर 98 डिग्री झुका हुआ है इसीलिए इसको हम लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। तो लेटा हुआ ग्रह किसको बोलते हैं? अरुण ग्रह को बोलते हैं। यह क्लॉकवाइज घूमता है। मैंने अभी शुरू में भी बताया था, बीच में भी बताया कि जो अपना मंगल ग्रह वो अपना शुक्र ग्रह है और जो यूरेनस है, तो इन दोनों, ये दोनों क्या होते हैं? क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? मीथेन गैस पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है इस कारण इसका रंग जो होता है कैसा होता है? नीला होता है। याद रखिएगा, मीथेन गैस के कारण क्या होता है? इसका रंग नीला होता है। मीथेन के कारण इसका रंग नीला होता है। यहाँ पर लिखा भी है रंग और संगठन, यानी कि मीथेन गैस के कारण यह हरा नीला दिखाई देता है।
मीथेन गैस के कारण क्या होता है, हरा और नीला दिखाई देता है। ठीक है, मीथेन गैस यहाँ पर लिखा हुआ है। बात करते हैं इसके उपग्रह के बारे में, तो इसके जो उपग्रह है वो कितने, 27 है। यूरेनस के कितने हैं, 27 उपग्रह हैं, जिनमें से सबसे बड़ा जो उनका उपग्रह है वो क्या है, ट्राइटेनिया। ट्राइटेनिया यानी कि ट्राइटेनिया जो है इसका उपग्रह है, किसका, यूरेनस का। ठीक है, याद रखिएगा 27 उपग्रह हैं टोटल। आगे की बात करते हैं हम किसकी, वरुण की। भाई अरुण वरुण, देखिए नाम कितने अच्छे दे रखे हैं इन लोगों ने, अरुण और वरुण, ऐसा लग रहा है कि भाई भाई हो, और हैं भी भाई भाई, क्योंकि वो भी बर्फीला है, ये भी बर्फीला है, उसका रंग नीला है, इसका रंग नीला है। ठीक है, बात करते हैं वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून के बारे में। इसकी खोज 1846 में जॉन गार्ले ने करी थी। ठीक है, इसकी खोज कब करी गई थी, खोज जो थी इसकी 1846 में जॉन गार्ले ने की थी। सूर्य की परिक्रमा में सबसे अधिक समय किसको लगता है, तो नेपच्यून को लगता है। वरुण को लगता है कितने, 165 वर्ष लगते हैं। हमने क्या बोला, पृथ्वी जो एक चक्कर लगाती है सूर्य का कितने दिनों में, 365 दिनों में। उसी तरीके से सूर्य का जो परिक्रमा करता है कौन, वरुण ग्रह, तो 165 साल लगते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, ट्रिटॉन है, ट्रिटॉन। इसका सबसे बड़ा जो ग्रह है, वो सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, ट्रिटॉन है। मीथेन गैस के कारण नीला दिखाई देता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अरुण अरुण ग्रह में भी, अरुण ग्रह में क्या था, उसमें भी क्या मीथेन गैस थी, तो नीला दिख रहा था। यहाँ सबसे तेज हवाएं चलती हैं कहाँ पर, तो वरुण वरुण ग्रह के पास में क्या होता है, सबसे तेज क्या होता है, हवाएं चलती हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं अब बोने ग्रह क्या होते हैं। बोने ग्रहों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्लूटो जो था इसी से बाहर निकला है भाई, मतलब यहीं पर पहुंच गया है प्लूटो। तो बोने ग्रह और अन्य क्षेत्र क्या होते हैं, देखो बोने ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लेनेट। ठीक है, ड्वार्फ प्लेनेट यानी कि बोने ग्रह कौन कौन से, प्लूटो हो गया, सेरेस हो गया। ठीक है, ये पता नहीं कौन सा लिखा हुआ है, गलत है, मान के मांग, इरास, ये वगैरह वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है, मेन जो आपको याद रखने हैं प्लूटो और सेरेस, ये दोनों ही याद रखने हैं आप लोगों को। देखो प्लूटो को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। देखो जो प्लूटो था वो क्या कर रहा था, क्योंकि ग्रह होने के लिए एक कंडीशन होती है कि अपने ही दूरी पर तुमको क्या करना है, चक्कर लगाने हैं, और दूसरा परिक्रमा करना है तो अपने ही एक्सिस पर करना है। लेकिन ये जो प्लूटो था दूसरे की एक्सिस में घुस जा रहा था, इसलिए इसको हटा दिया गया 2006 में। बात करते हैं, ये छोटे आकार के ग्रह होते हैं, ये छोटे होते हैं, छोटा भी था, रास्ता भी काट रहा था, तो इसको निकाल करके बाहर फेंक दिया। जो सेरेस है, ये वाला सेरेस जो है एकमात्र बोना ग्रह है, एकमात्र ऐसा बोना ग्रह है जो कहाँ पर, एस्टेरॉइड बेल्ट याद करो, वहां पर कहाँ पर, जब सौर मंडल यानी कि जब जोवियन ग्रह और जो पार्थिव ग्रह उनके बीच में एक बेल्ट थी, जिसको बोलते थे क्या, एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक है, याद रखना। बात करते हैं काइपर बेल्ट के बारे में। काइपर बेल्ट यानी कि वरुण ग्रह के बाहर स्थित बर्फीले पिंडों का क्षेत्र। देखो वरुण ग्रह है यानी कि वरुण, ये जो वरुण ग्रह था अपना लास्ट ग्रह था, उसके बाहर का जो क्षेत्र होता है वहां पर क्या होता है, बर्फीले क्या होते हैं, पिंड पाए जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, काइपर बेल्ट बोलते हैं। वहां पर छोटे छोटे पत्थरों की बेल्ट होती है। एक बात होती है ऊर्ट क्लाउड। ठीक है, ऊर्ट क्लाउड सौर मंडल की सबसे बाहरी सीमा, यानी कि वरुण ग्रह को पार करोगे, फिर काइपर बेल्ट को पार करोगे, उसके बाद जो सीमा आती है उसी को बोलते हैं ऊर्ट क्लाउड। यहीं से क्या होता है, धूमकेतु वगैरह आते रहते हैं। अब बात करते हैं, ये जो फिगर लगाया है मैंने, ये काहे का फिगर है मैं आपको बता दूं। देखिए इसको बड़ा करते हैं थोड़ा, देखिए देखने में सुंदर लग रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ सुंदर लग रहा है कि नहीं। अब ये सुंदर लगने का कारण क्या है, ये होता है अपना अरोरा। अरोरा, तो हमने जब अभी आपको बताया था कि अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, तो अरोरा क्या होता है, अरोरा इस टाइप से दिखता है। अगर हम पृथ्वी से देखते हैं तो अरोरा इस टाइप से देखने को मिलता है पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, बात करते हैं इसके आगे की थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़े क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, बाकी अगली क्लास में ट्राई करेंगे थोड़ा डिफिकल्ट लेकर आए, यहाँ पर नॉर्मली क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए पहली बात करते हैं सौर मंडल का, सौर मंडल सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह, तो बताइए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। जल्दी से ऑप्शन आपके मतलब कमेंट में ऑप्शन धड़ाधड़ भरते जाइए। चलिए बताइए, मैं हट जाता हूँ साइड, बताइए बताइए कौन सा होता है सबसे बड़ा ग्रह, कौन सा है। तो मैं भी बता दूं, ये होता है बृहस्पति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइए
जो अपना किस ग्रह को भोर का तारा या सायंकाल का तारा कहा जाता है? जल्दी 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 कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए। तो किस ग्रह को भोर का तारा बोला जाता है? भोर का तारा, सायंकाल का तारा। मैंने किसको बताया था? किसको बताया था? शुक्र को बताया था। शुक्र को ही क्या बोलते हैं? भोगनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोगनी। जुड़वा बहन, ठीक है, जुड़वा, जुड़वा बहन, ठीक है। तो भोगनी हो गया, जुड़वा बहन हो गया, शुक्र को बोलते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या हो गया? शुक्र ग्रह के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए। तो क्या हुआ? सूर्य के सबसे नजदीक स्थित, सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। बुध को, हाँ ठीक है, बुध ग्रह है। बुध क्या होता है? बुध 88 दिनों में क्या करता है? अपनी परिक्रमा पूर्ण, मतलब सूर्य के चक्कर लगा देता है। आगे देखते हैं 45, ये 45 स्लाइड में चौथा क्वेश्चन है अपना। देखिए यहाँ पर क्या है, बताइए। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह कहाँ पर? लाल ग्रह क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? मैंने बताया था, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड कहाँ पर है? तो वो हमें देखने को मिलता है मंगल ग्रह के ऊपर। तो मंगल इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? बताइए। मैंने अभी अभी बताया है, कंप्लीट किया है। तो बताइए, किस किस ग्रह के सबसे ज्यादा क्या है? उपग्रह हैं। तो सबसे ज्यादा किसके हैं? शनि के हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए। तो चंद्रमा है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो नंबर 7, ठीक है, नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन पढ़िए। निम्न में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? जल्दी जल्दी बताइए। मैंने बताया था कौन कौन से। एक होता है शुक्र, यानी कि शुक्र ग्रह, शुक्र, और जिसको बोलते हैं अरुण। ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों क्या करते हैं? पूरब से पश्चिम घूमते हैं। क्या? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। अगर हम वहीं पर बात करते हैं, और जितने भी प्लैनेट्स बचते हैं, जितने भी बाकी के प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट, वो कैसा करते हैं? वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, पश्चिम से पूरब, ठीक है। फटाफट ये चीजें आपको रिवाइज करने के लिए है सिर्फ। तो पश्चिम से पूरब की ओर बाकी, और शुक्र और अरुण क्या होता है? पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम दिशा में कौन घूमता है? तो शुक्र ग्रह घूमता है, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं। नीला ग्रह किससे कहा जाता है? नीला ग्रह किससे कहा जाता है? तो नीला ग्रह किससे कहा जाता है? बताइए। तो पृथ्वी को बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय ले लेता है? तो सभी लोग जानते ही होंगे, 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को पार्थिव पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है, ठीक है, बताया था अभी। आगे देखते हैं, शुद्ध ग्रह पेटी जो होती है किन दो ग्रहों के बीच में होती है? मैंने क्या बताया था? जो मंगल ग्रह हो गया और जो अपना बृहस्पति होता है, इन दोनों के बीच में क्या होती है? पेटी होती है। जैसे कि यहाँ पर ये मान लेते हैं मंगल है, और यहाँ पर क्या है? ये जुपिटर है। इन दोनों के बीच में क्या होती है? इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर क्या होती है? बेल्ट, पूरी बेल्ट होती है। इस बेल्ट को ही क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? मैंने अभी इसका कंफ्यूजन आप लोगों को दूर कर दिया कि सबसे ज्यादा जो गर्म ग्रह है, सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है, वो कौन सा है? वीनस है, ठीक है। तो वीनस, वीनस का वीनस होता है। वीनस को क्या बोलते हैं? शुक्र बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट बले दिखाई देते हैं? किसके सामने दिखाई देते हैं? शनि के सामने दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं, सूर्य क्या है? तो तारा है। आगे देखते हैं, किस ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक मानी जाती है? ठीक है, किस ग्रह पर जीवन की संभावना सर्वाधिक मानी जाती है? तो कहां पर मानी जाती है? तो मंगल ग्रह पर मानी जाती है। बात करते हैं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। प्लूटो को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बोना ग्रह। आगे देखते हैं, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो मैंने बताया था न्यूक्लियर फिजन। क्या बोला था? न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन का मतलब हो गया नाभिकीय संलयन, ठीक है, ऑप्शन सी। बात करते हैं सबसे तेज परिक्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा परिक्रमा, तेज परिक्रमा किसकी होती है? ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। आगे देखते हैं, सबसे धीमी घूर्णन गति वाला ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा धीमी घूर्णन गति सबसे धीमी कौन करता है? ये भी आप लोगों के SW है, ठीक है। आगे देखिए,
कॉस्मोलॉजी किसका अध्ययन करता है? कॉस्मोलॉजी, ये मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया, कॉस्मोलॉजी किसका होता है? तो ब्रह्मांड का होता है, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क ही है। आगे देखते हैं, हेली पुष्टल तारा, हेले कॉमेट कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। आगे देखते हैं, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? सबसे कम किसका बताया था मैंने? शनि का बताया था, यानी कि इसको हम पानी में तैरा सकते हैं। बात करते हैं, किस ग्रह को लेटे हुए ग्रह की उपाधि दी जाती है, यानी कि लाइंग स्टार किसको बोलते हैं? अभी मैंने बताया था लाइंग स्टार किसको बोलते हैं, तो अरुण को बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है? हम, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के लिए दिए, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि किस चीजों को, और इसके बारे में सूर्य ग्रहण वगैरह के बारे में अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग तैयार होकर के कल की मतलब अपनी नोटबुक लेकर के कल बैठ जाना। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सूर्य ग्रहण वगैरह के बारे में पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे, चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, इन सब के बारे में कल आपको फुल जानकारी मिलने वाली है। तो तब तक के लिए क्या करते हैं, इस क्लास को आज के लिए यहीं पर बंद करते हैं। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पूरी अगर कक्षा में बैठे रहते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिल सके, ठीक है। बाकी टेक केयर, बाय बाय।